O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May he who feel himself as one with thee know also one with every other. know he is also वो आज हमारा जो है फिर से दूसरा दिन है दिल्ली फेडरेशन के प्रोग्राम का। जैसा कि कल आप लोगों ने लाभान्वित हुए यूएस पांडे जी के टॉक से, और बहुत प्रैक्टिकल इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, और प्रैक्टिकल हम सब लोगों को स्कैनिंग कैसे करनी है इस सब के बारे में भी बात करी। तो रिजुविनेशन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर करें, और वो भी अवेयरनेस से। तो आज उसका सेकंड दिन है। बिना समय को व्यतीत किए मैं यूएस पांडे जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आएं और आगे इसकी चर्चा शुरू करें, और हम लोगों को प्रैक्टिकल भी बताएं कि कैसे हम लोग और आगे इसकी क्रियाओं को करें। तो नमस्कार पांडे जी, आइए। तो धन्यवाद फिर से माथुर जी, कन्या जी और सभी भाई बहन जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आवाज आ रही मेरी? हेलो? हाँ, आ रही है, अच्छे से आ रही है। ओके। तो कल हमने देखा कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्या है, व्हाट इज नीड, और इसकी बेसिक एस्पेक्ट क्या है। 4 एस्पेक्ट: रिव्यू ऑफ मैप ऑफ रियलिटी, देन वैल्यूज को क्लैरिफाई करना है, और सेल्फ मास्टरी करनी है, फिर श्रेष्ठता या ट्रांसेंडेंस में जाना है। फिर हमने चर्चा किया कि जो अवेयरनेस का प्रोसेस क्या है, उसमें एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट की सांस द्वारा है अवेयरनेस, और फिर फिजिकल बॉडी में जो हमारे डिसऑर्डर होते हैं। हाँ, आप म्यूट कर लीजिए इसमें। नमस्कार। म्यूट कर लीजिए, जब टॉक शुरू हो जाए तो थोड़ा सा ऐसे म्यूट किया सर्वर बात कर लिए होंगे। चलिए, तो जो हम लोग ठीक है, ठीक है। अभी टॉक शुरू हो गई है। बिल्कुल पांडे जी, आप म्यूट कर दीजिए। तनेजा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके। तो जो फिजिकल हमारी बॉडी है उसको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री कैसे करना है, कल हमने देखा बाय दिस प्रोसेस। उसमें 2 एक चीजें स्पेशल है जो उसमें सप्लीमेंट मैं करूंगा आज, उसके पहले बिफोर आई फर्दर गो, कि अगर जैसे कोई शोल्डर किसी का फ्रोजन है तो जब सांस निकालता है मुंह से तो उसको उठाना है धीरे धीरे, और जब सांस लेता है तो नीचे रखना है। इसी तरह जब कंधे या कमर में दर्द है तो जब वो एक्सहेल करता है, जब सांस निकालते हैं, तो एक हाथ से उसको प्रेस भी करना है कमर और शोल्डर को, लेकिन छाती को और गले को या पेट को प्रेस नहीं करना। इसी तरह अगर जांग वगैरह में दर्द है तो उसको भी प्रेस कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा जल्दी रिलीफ मिलता है। आज हम लोग इमोशन पर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट, आप जानते हैं कि नेक्स्ट जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर, रादर फिजिकल बॉडी से भी जो डिसऑर्डर ज्यादा हमको हार्म करता है वो इमोशनल डिसऑर्डर है। हमारी फिजिकल बॉडी कितनी भी स्वस्थ हो, अगर हमारे इमोशंस डिस्टर्ब्ड हैं तो वो हमारे लिए बहुत अवरोध करता है अपने सांसारिक कार्यों की भी सफलता में, और आध्यात्मिकता में बहुत ही करता है। और उससे हमारा फिजिकल बॉडी कितना भी पोषण तत्व हम दे रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी डिसिप्लिन हो, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है उसको भी इसी प्रोसेस से, जो इमोशनल डिसऑर्डर है उसको भी इसी प्रोसेस से कि जो विधि है इसको ठीक करने के लिए कहा गया है। इमोशन में 2-3 चीजें मुख्य हो सकती हैं। किसी व्यक्ति के प्रति या किसी चीज के प्रति हमने कुछ एक नेगेटिव धारणा बना ली है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुश बटन की तरह बैठ गया है, और उस चीज या उस व्यक्ति की याद आते ही कोई दूसरा याद दिला देता है, या उसकी पिक्चर देख लेते हैं, या कोई स्वप्न में वो याद आ जाता है, तो हमारा जो बॉडी में सेंसेशंस अनकंफर्टेबल पैदा होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, दैट मीन्स पुश बटन एक्टिव हो जाता है। और इसी तरह जो डर है
इसी तरह कोई मेमोरी, पुरानी जो याददाश्त है, जो हमें बचपन में भी कोई ऐसी दुर्घटना हुई थी हमारे साथ किसी के द्वारा, जिसको हम कभी कभी याद आ जाती है और फिर हम अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। जैसा आप अखबार में पढ़ते हैं, कई लड़कियों लड़कों के साथ बड़े होने पर भी ये हो जाता है। इसी तरह जो डर है, फिजिकल जो फिजिकल चीजों से डर है या साइकिक डर है या अननोन से डर है, वो भी इमोशनल को डिस्टर्ब करता है। तो इसको भी हम इसी प्रोसेस से, जो इमोशनल बॉडी है, इसी प्रोसेस से हम उसको ठीक कर सकते हैं। सारी जो कुछ बटन है इमोशन डिसऑर्डर की, उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होना होगा, क्योंकि इमोशनल डिसऑर्डर को प्रोसेसिंग करने में 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। अकेले भी आदमी कर सकता है, लेकिन 2 आदमी रहें तो बेटर रहेगा। एक को हम हेल्पर कर सकते हैं, एक को रिसीवर कर सकते हैं। तो हेल्पर सामने बैठ जाता है और रिसीवर, मैंने जिसको प्रोसेस करना है, वो आमने सामने बैठ जाते हैं। जो उसके पहले दोनों जो होते हैं अपनी बॉडी को स्टैंडिंग कर लेते हैं दोनों, और जैसे कल बताया गया था ऊपर से नीचे तक 3-3, 4-4 साइकिल में, और पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। अगर फिजिकल बॉडी में कोई डिसऑर्डर है तो उसको पहले दूर कर लेते हैं। तो जो पहला आदमी है जो प्रोसेसर है या रिसीवर है, उसको वो जो उसका हेल्पर है, उसको अपनी हिस्ट्री को बता देता है, किस इमोशन से, किस चीज से उसको ये है। तो जो हेल्पर है वो उसको याद दिलाता है। मान ली किसी व्यक्ति से उसको चिढ़ है या किसी चीज से चिढ़ है, उसकी याद दिलाता है, जस्ट रिमेम्बर दैट, रिकॉल दैट मेमोरी। अब जो प्रोसेसर है वो अपनी बॉडी में उस याद से, उस स्मृति से वो ऑब्जर्व करता है, केयरफुल ऑब्जर्व करता है कि उसकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रहे हैं, कहाँ अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हो रहे हैं। आपस में कुछ नहीं बात करेंगे, खाली उस स्थान को, बॉडी के उस पार्ट को, कहाँ पर सेंसेशन हो रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेगा। डीप सांस लेगा और सांस निकालेगा उसी प्रोसेस से, मुंह से, और फिर सांस को पूरी पोरों तक, उंगलियों के पोरों तक, पैरों हाथों तक ले जाएगा। तो इस प्रोसेस से 4-5 साइकिल में उसकी बॉडी, उसका इमोशंस थोड़े से स्टेबल, काम हो जाएंगे। वो रुकेगा और करीब 20 सेकंड बाद, आधे मिनट बाद, वो जो हेल्पर है फिर उसकी याद दिलाएगा। इस तरह से 3 या 4 साइकिल चलेगी, जब तक वो व्यक्ति स्वयं कहेगा कि अब मेरी जो है इमोशनल जो डिस्टर्बेंस है काफी कम हो गई है। इसके भी रिपीट साइकिल किया जाता है, लेकिन जो प्रोसेसर है उसको खुद एस्टिमेट करना पड़ेगा उसकी इमोशनल डिसऑर्डर कितनी कम हो गई है, और यही प्रोसेस मेमोरी में आएगा। इसमें दोनों जो है उस प्रोसेसिंग टाइम में बिल्कुल एक्सचेंज, अपना ओपिनियन नहीं करेंगे, तुम्हें कैसा लगा, वैसा लगा। जो हेल्पर है केवल उसको ऑब्जर्व करेगा, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेगा, जो प्रोसेस कर रहा है अपने को, कि उसका जो टेंशन है अंदर से कहीं बाहर किस रूप में आ रहा है। कभी कभी जो प्रोसेसर है उसको अगर डीप इमोशनल डिसऑर्डर है जो बैठा हुआ है सबकॉन्शियस में, इस प्रोसेस में कभी रोने भी लगेगा, कभी उसकी तेज आवाज निकलेगी, लेकिन उसको कुछ नहीं रोकेगा, कुछ नहीं, उसको निकलने देगा बाहर, जो भी उसके अंदर स्ट्रेस टेंशन है। कोई डिस्कशन नहीं होगा। जब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी उसके बाद दे कैन एक्सचेंज द व्यूज। और कभी कभी जो प्रोसेसर है ये कह देगा शायद, जस्ट अपने को झूठ तो नहीं कहेंगे, बट जस्ट टू नॉट टू डिस्टर्ब हेल्पर को, भी उसका नोन पर्सन है कि मुझे कोई स्ट्रेन नहीं, बट वो ऑब्जर्व कर सकता है कि उसके चेहरे का, उसके बॉडी लैंग्वेज, कि कभी उसका होठ जो है एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, भौहों में सिकुड़न आ रही है, दैट मीन्स उसको स्ट्रेस है, और वो बाद में इसको बता सकता है। तो इस प्रोसेस से ये जो इमोशनल हमारे पुश बटन हैं वो सारे साफ किए जा सकते हैं, लेकिन हमें खुद जो प्रोसेसर है उसको लिस्ट बना लेनी पड़ेगी, कौन कौन से इमोशन, कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन सी चीजों, कौन कौन सी स्मृतियों से उसको डिस्कम्फर्ट होता है, याद करके, और एक एक करके जाना पड़ेगा। ये सेशन 2-3 दिन चल सकता है, 1 दिन चल सकता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये देखा गया है
ये पॉसिबल है कि कंप्लीटली इमोशन डिसऑर्डर से अपने को ठीक करना है। और ये भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, क्योंकि एक बार साफ करने के बाद भी ह्यूमन जो नेचर है जिस स्टेज में अभी भी हम लोग इमोशनली डिसऑर्डर हो जाते हैं जल्दी से। यदि हमारे बारे में किसी ने कुछ कह दिया या किसी जो चीज पसंद नहीं आई हमको, तो हम वो होते हैं, इसलिए भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो जैसे हमने कल बात किया कि वंस ए वीक हम फिजिकल भी स्कैनिंग करें और फिर अपनी इमोशंस को भी देखते रहें कहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, और जैसे ही हमें ये संज्ञान हो अवेयरनेस से, तो उसको भी हम इस तरह से प्रोसेस कर लें। और एक इनिशियल प्रैक्टिस के बाद जब एक हेल्पर की जरूरत है, उसके बाद हम स्वयं उसको कर सकते हैं, थोड़ी सी याद करके मेमोरी में, तो धीरे धीरे वो चीज निकल सकती है। हम एक स्लाइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख लेते सी स्लाइड आती है नहीं आती। ओके, ये स्लाइड कोई नीति से आई आपके पास सामने? हेलो हेलो, स्लाइड आ रही है पर दिखाई पढ़ नहीं पा रहे सर। हाँ नहीं दिखाएगा, एक नहीं लिया अभी, हम उसको दिखाते हैं, पहले हम देखते रहते आ रही है। कुछ आ नहीं रहा है। ओके, लेट मी सी। कल भी प्रॉब्लम हुई थी, स्लाइड शो नहीं आ रहा है ना? भी कुछ आया है पंडित जी? कुछ लिखा हुआ आ रहा नहीं? नहीं, लिखा हुआ अभी नहीं आ रहा, सिर्फ एक स्लाइड आ रही है। हाँ यस, स्लाइड आ रही है। कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, एक बार फिर आप कनेक्शन या तो इसका कट करके दोबारा से लगा के देखिए। हाँ कट वही करना पड़ेगा। ट्राई कर लीजिए, कोई नहीं। ओके, अब देखिए स्लाइड आ रही है आपके सामने? नहीं, अभी नहीं आ रही पंडित जी। ओके, लेट मी सी। अब आ रही है? अब आ गई, आ गई, आ गई। ओके, अब हम फियर पर जाते हैं। इमोशन का एक थर्ड एस्पेक्ट है फियर, डर। इस डर को हटाना जरूरी है। डर बहुत सभी लोगों को होता है किसी न किसी चीज से। ये कहा गया है इस किताब में कि डर जो नेचर ने बनाया है, दो ही चीजों से होता है नेचर के अनुसार, तेज आवाज से और गिरने से। इन्होंने कहा कि जो बेबीज हैं केवल दो चीजों से डरते हैं, अगर तेज आवाज हो जाए या उनको ऐसे लगा कि हमें गिर जाएंगे, कोई इनको खिला रहा है, उछाल के खिला रहा है, तभी वो डरते हैं। अदरवाइज उनके में कोई डर नहीं रहता। अगर बेबी को सांप भी सामने दे तो पकड़ लेगा, उसको कोई डर नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो कंडीशनिंग होती है, जो हम ग्रो करते हैं, तो हम चीजों से कॉन्टेक्ट में आते हैं, हमको बताया जाता है ये चीज गलत है, ये डेंजरस है, तो डर हमारे अंदर पैदा होते जाते हैं।
और डर को भी हटाना जरूरी है, क्योंकि डर से हमारा जो रियलिटी का परसेप्शन है वो डिस्टार्ट होता है, जैसे स्लाइड में बताया जा रहा है। इससे हमारा जो जजमेंट है उसका ठीक होना उससे प्रभावित होता है, मैंने ठीक से जजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे माने किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज से हम डर रहे हैं तो उसके बारे में हमारा जजमेंट ठीक नहीं होगा, हमारा प्रेजुडिस बनी रहेगी और हमें ये एक अनहैप्पीनेस क्रिएट करती है और हमें फिर उसी ईगो सेंट्रिक पे उसको स्टैंड करती है, हम तो बचाव की मुद्रा में रहते हैं हमेशा। तो इसलिए डर जो है, अब हम देखेंगे टाइप ऑफ डर कितने हैं। ये पता नहीं स्लाइड मूव नहीं कर रही है, दोनों कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मूव नहीं कर रही। 1 मिनट लेट मी सी। ये बंद हो जा रही, पता नहीं क्यों, वही प्रॉब्लम दिस। चलिए, तो ये जो है, ये स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, हमें एक पार्ट और थोड़ी देर में ट्राई कर लीजिएगा, फिलहाल आप ऐसे ही दे लीजिए। हाँ, 2 टाइप के नेचुरल फियर्स हैं बताए गए हैं। ये पता है कि हम इसको सामने रखते हैं तब ये मूव करना बंद कर देगा दोनों। चलिए बाद में दिखा देंगे इसको, दैट इज व्हाट वी डू। तो जो फियर हैं वो हमारे पेन से होते हैं, दर्द से हो सकते हैं, और कुछ जानवरों से जैसे सांप से हो सकते हैं, और हाइट से होते हैं, ऊंचाई से। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ये कई लोगों का अनुभव है कि जब पहाड़ों पर हम एक घुमावदार सड़क में जाते हैं तो पेट में कुछ चक्कर सा होता है और वो उल्टी आती है। ये एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड में जो हाइट का डर है कि कहीं हम गिर न जाएं, हालांकि वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, उससे होता है। और डांटने से होता है, कई बच्चों को और बड़े लोगों को, कुछ लोगों को होता है, कई लेडीज को होता है। तमाम तरह के इस तरह के फिजिकल फियर भी हैं। उसी तरह जो सोशल फियर्स हैं, रिजेक्शन की, जैसे कल बात किया हमने कि हमारी बात को कोई नहीं स्वीकार करेगा, या हमारी जो आदत है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, ये सब भी डर रहते हैं। सोशल मान्यताओं के बारे में डर रहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग जब हम करेंगे तो उसको लोग लाइक नहीं करेंगे या हम बोल नहीं पाएंगे। देन क्रिटिसिज्म, हमें क्रिटिसाइज लोग करेंगे, इसका डर रहता है। देन फेलियर, जो काम कर रहे हैं उसमें असफल हो जाएंगे, उसका भी डर रहता है। खासतौर से बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं। और इसी तरह से अननोन चीजों का, जैसे डेथ का होता है, कुछ लोगों को भूत प्रेत का डर होता है, और सबसे बड़ा जो डर होता है ईश्वर का भी डर होता है। जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर की जिस तरह की धारणा कर गई है कि हम ये नहीं करेंगे कि ईश्वर दंड देगा, ये नहीं करेंगे वो करेगा, तो वो भी डर मनुष्य के सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहता है। इन सारे डरों को हटाना है, और एक एक करके जो प्रोसेसिंग फियर है उसमें जो पहला है फिजिकल, उसमें जिस आगे 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, और एक व्यक्ति जिसको डर है उसको उसको ये बैठा देंगे कुर्सी पर, उसके सामने जो हेल्पर है वो बैठेगा, और उसको फिर उसको मालूम है किस चीज से इस व्यक्ति को डर है, उस चीज का मेमोरी याद कराएगा। जैसे मान सांप से डर है या छिपकली से डर है, लेडीज को छिपकली से काफी डर होता है, लड़कियों को तो डर है, तो उसकी याद करेगा और उसको खुद कहेगा कि आप अपने मन में, अपनी बॉडी में देखिए सेंसेशंस किस तरह से अनकंफर्टेबल कहाँ हो रहे हैं, वहां पर ध्यान देगा। सांस खींचेंगे, सांस निकालेंगे, और फिर उसको उसी प्रोसेसिंग करेंगे 3-4 साइकिल में।
वो डर बहुत कम हो जाएगा। ये भी हमारा पर्सनल अनुभव है। इसी तरह हर एक चीज निकाली जाएगी। और हाइट का भी जब इमेजिन करेंगे कि आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि हाइट में तो उस समय भी देखेंगे। डार्कनेस में किसी कमरे में उनको ले जाया जाएगा, और खासतौर से शाम के समय जब अंधेरा होने वाला है, और फिर बत्ती बुझाई जाएगी और वो व्यक्ति जो हेल्पर बाहर आ जाएगा, वहां से कहा जाएगा कि अब आपके माइंड में क्या हो रहा है, आपके बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है, उसको फील करिए। तो उसी प्रोसेस से वो जब सांस अंदर खींचेंगे, जहाँ पर अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो रहे हैं वहां पर ध्यान रहेगा, और सांस निकालेंगे पूरे हाथ के कोरों तक और पैर के कोरों तक जाएगा। सारी वो प्राण शक्ति जो है प्रवाहित होगी, और कुछ साइकिल में जो डर उसका बहुत कम हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। एक बार गाजियाबाद में एक हमारे मेंबर, उनके साथ में ठहरा था, उनके बच्चे को डर था। जब ये बात कर रहा था तो मैंने प्रोसेस किया, और उस बच्चे ने कहा, करीब 8वीं-9वीं क्लास में पढ़ने वाला था, कि उसको अंधेरे से बहुत डर लगता था। बाद में कहा कि वो मेरा डर अब काफी कम हो गया है। तो डर एक एक करके हटाना जरूरी है, और हमें जानना है हम किस चीज से डरते हैं। इसी तरह सोशल फियर, जो रिजेक्शन है, उसको भी इसी प्रोसेस से, ये सब इमोशनल डिसऑर्डर हैं, डर हैं, हटाना है। पब्लिक स्पीकिंग, जिसको डर है उसको बुलाया जाता है और बोला जाता है कि आप स्पीच शुरू करिए, और उसको ये भी कहा जाता है कि आप ध्यान दीजिए अपनी बॉडी के किस पार्ट में अनकंफर्टेबल सेंसेशन हो रहे हैं। फिर उसी प्रोसेस से वो हटाया जाता है। क्रिटिसिज्म, उसको हम आएंगे फीडबैक में। जब क्रिटिसाइज किया जाता है किसी को, किसी के नेगेटिव बारे में बोला जाता है, तो उसके बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहे हैं। फेलियर, वो खुद इमेजिन करें हम फेल हो जाएंगे जहां पर कर रहे हैं, देन बॉडी में सेंसेशन देखें, और उस तरह से फेलियर का डर खत्म हो जाएगा। डेथ इमेजिन करना पड़ता है कि हम मृत्युशैया पर जा रहे हैं, बीमार हैं, एंड बॉडी में देखें क्या हो रहा है। इसी तरह घोष को भी इमेजिन कर, ये सब इमेजिन करने पड़ते हैं। जो गॉड का डर है उसके बारे में ही है कि हम, ये जो भ्रांति धारणा है कि हम कुछ काम नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर लाइन नहीं करेंगे, कोई उनका नाम नहीं लेंगे, जाप नहीं लेंगे तो ईश्वर नाराज रहेंगे, तो वो भी इमेजिन कराया जाता है। और इसमें सप्लीमेंट किया जाता है कि साउंड फिलॉसफी, जो होलसम फिलॉसफी है लाइफ की, उसको पढ़ें। जैसे थियोसॉफी की लाइफ है, जिसमें कहा गया गॉड इज सिंपली लॉ। गॉड कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हमको पनिश करता है या रिवॉर्ड करता है। तो जैसा हम काम करते हैं उस तरह से परिणाम आता है। गॉड इज ए लॉ। तो ये साउंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ है, इसको उतारना पड़ता है जीवन में, और प्लस प्रोसेस करना पड़ता है। इससे ये सब डर जो है खत्म होने लगते हैं, और इसको प्रोसेसिंग ऑफ फियर कहा गया। बाद में जो अब उसमें इस तरह से इमोशनल प्रोसेसिंग का, दूसरा इमोशनल जो हमारे और डिसऑर्डर होते हैं रिलेशनशिप में होते हैं, वो भी प्रोसेसिंग भी हेल्प करेगा, लेकिन उसमें कुछ और हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। उसमें भी सेल्फ अवेयरनेस होना पड़ेगा, और फिर जेन्युइन लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हार्मोनियस असर्टिवनेस करना पड़ेगा। रिलेशंस खराब होने का एक मेन कारण होता है कि जब दो व्यक्तियों के विचार आपस में मेल नहीं खाते, एक दूसरे के प्रतिरोधी होते हैं, और फिर एक दूसरे को एकोमोडेशन, वो विचार नहीं कर पाते। तो अक्सर हम या तो उसके व्यक्ति के सामने जस्ट झगड़ा खत्म करने के लिए कर जाते हैं, अच्छा भाई तुम ही ठीक हो, या फिर हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं तुम गलत हो और हम ठीक हैं। ये दोनों जो अप्रोचेज हैं, दोनों रिलेशनशिप को बिगाड़ते हैं, वो उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। इसलिए 3 जो अप्रोचेज हैं कॉन्फ्लिक्ट के, उसमें बताया इन्होंने, एक टिमिड है, एक एग्रेसिव है, एक असर्टिव है। टिमिड में हम एक तरह से झूठ बोल देते हैं, हम जानते हुए भी कि हम ठीक हैं, लेकिन झगड़ा को शांत करने के लिए बोल देते हैं तुम ही ठीक हो। तो एक तरह झूठ हम बोल देते हैं, और अननेसेसरी हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं। हम अपनी फीलिंग को सप्रेस करते हैं, वो अगेन पुश बटन बनाएगा, और हम एक तरह से डर जाते हैं, और अपने जो राइटनेस है, जो थिंकिंग है, उसको हम सप्रेस करते हैं, और इस तरह से हम उस कॉन्फ्लिक्ट को इवेड करते हैं, सॉल्व नहीं करते। जो एग्रेसिव है, हम भले ही जाने हम सही हैं और दूसरा गलत है, लेकिन कभी कभी उसमें हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी टोन तेज जाएगी, या उसको हम सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, कुछ अपशब्द मुंह से निकल जाएगा, तो उसको हम अक्यूज करते हैं या दूसरे के को जज करने लगते हैं
और उसको एक तरह से एक उसका प्राइड को हर्ट करते हैं और उसमें नेचुरली अंदर से क्रोध उत्पन्न होगा, रिजेंटमेंट उत्पन्न होगा और हम मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं दूसरे की फीलिंग को। हम अपने ऊपर जो कंट्रोल है उसको लूज करते हैं और हम दूसरे के राइट को वायलेट करते हैं। और उसका भी राइट है अपनी बात रखने का, भले ही हम उससे नहीं एग्री करें, उसको वायलेट करते हैं और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तीसरा मेथड असर्टिव है, जो रिकमेंडेड है कि हमें ना टिमिड होना है ना एग्रेसिव होना है, बट असर्टिव होना है। अपनी बात को कहें विदाउट बीइंग एग्रेसिव, विदाउट बीइंग टिमिड। हम कहें कि शांत मन से कि आपकी बात हमने सुन लिया, लेकिन मेरे विचार से मेरा ये अप्रोच है और मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ। तो उसको एक क्वाइट टोन से कहा जा सकता है, असर्टिव रूप से कहा जा सकता है। हम अपनी फीलिंग और सिंसियरली इसको बता सकते हैं कि हम क्यों अपने विचार को ठीक समझते हैं और उसके विचार को गलत समझते हैं, बट ए बैलेंस टोन में, काम टोन में। और हम फिर उसको अपने भी राइट को उसको प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे के राइट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये डेमोक्रेटिक वे होता है। एक दूसरे के ऊपर शाउट करने से, सप्रेस करने से डेमोक्रेटिक वे नहीं होता। हमें डेमोक्रेटिक वे फॉलो करना, रियल डेमोक्रेटिक वे। सो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उस समय रिजॉल्व हो जाती है और धीरे धीरे ये अप्रोच लेने से जो कॉन्फ्लिक्ट है खत्म हो जाती है। हम एक दूसरे के विचारों के प्रति आदर करते हैं विदाउट टोटली एक्सेप्टिंग ईच अदर, लेकिन आदर करते हैं। सबके विचार डिफरेंट होते हैं, ये हमें स्वीकार करते हैं कि जितने इवोल्यूशन में जिस प्रोसेस में हैं हम लोग, सबके विचार, सबके अप्रोचेस डिफरेंट होंगे। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जो इंडिकेशन, जो एग्रेसिव अप्रोच है उसके जो इंडिकेटर हैं उसमें हमारी टोन लाउड हो जाती है, ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग हो जाती है, वर्ड्स हमारे इम्प्रॉपर हो जाते हैं और बॉडी लैंग्वेज भी उसमें आ जाती है। कभी कभी हम ऐसा बॉडी का पोस्चर कर लेते हैं कि जैसे हम फाइट करने जा रहे हैं, हमारी आंखों से, हमारी फेसेस से और हमारी हाथों पर हाथ वगैरह उठ जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। तो उससे एक गलत इंप्रेशन जाता है जिसको हम जिसके प्रति ये सब एक्सप्रेस करते हैं, उसको डिफेंसिव होता है, वो हर्ट फील करता है और अफेंड होता है और उसका स्वयं का जो ईगो है वो ह्यूमिलिएट फील करता है और उसके प्राइड को चैलेंज होता है, इसलिए वो रिलेशन को और बिगाड़ता है। जो असर्टिव स्टेटमेंट है, जैसा मैंने पहले बताया कि उसमें काम टोन में कहना है कि जैसा आपने कहा ठीक है, मैंने सुना, लेकिन मेरे विचार से ये ठीक नहीं है और कारण बताएं क्यों ठीक नहीं, और फिर अपना बताएं कि ये मुझे ठीक लगता है। बस वहीं पर इसको खत्म कर देना चाहिए। और इसी तरह बच्चों को भी असर्टिव होने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब वो कहीं उनका भी जीवन में इंटरेक्शन होते हैं, दुकानों में जाते हैं, किसी दुकान ने कुछ गलत, दुकानदार ने गलत भाव बोल दिया जिसको गलत रहा, तो ही विल बिकम एग्रेसिव। उसको बताना पड़ेगा कि ये मुझे, उसको ठीक से बताएं, दुकान में देखें, कई जगह कंपेयर करें। और इसी तरह अपने अपने क्लासमेट से, अपने और लोगों से जहाँ से मिलें, इस पद्धति को लाएं जहाँ पर विचार मेल नहीं खा रहे हैं, जहाँ पर दो विचार प्रतिरोधी लग रहे हैं। जो वैल्यूज हैं, आज कल हम लोग बात कर रहे थे, जो वैल्यूज, इसमें 3 तरह के वैल्यूज जो बताए हमने। कोर वैल्यूज जो हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज, ये जो है ये टाइम टेस्टेड हैं, इंड्योरिंग हैं और सभी कल्चर और सभी समय ये लागू होते हैं। जो अंदर की पीस है, हार्मनी है, ट्रुथ है और भ्रातृभाव है, दया है, करुणा है, ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है और इम्पर्सनल अवैयक्तिक जो दृष्टिकोण है, ये कोर वैल्यूज हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं। इनको सभी देशों में, सभी सभ्यताओं में, सभी समय में इनको स्वीकार किया जाएगा, अच्छा माना जाएगा। जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो हमारे सोशल नॉर्म्स, रिलीजन और जो फैमिली ट्रेडिशन से बन जाते हैं और उसमें कई अच्छे भी हो सकते हैं, कई खराब भी हो सकते हैं। और हैं ऐसा, अगर आप ध्यान देखें, हम सभी का अनुभव है कि कुछ हमारे सोशल जो कस्टम्स हैं, कुछ हमारे परिवार के कस्टम हैं, वो गलत भी हैं, सही भी हैं। जो गलत है उसको हमें लोगों को समझा करके उससे अलग होना है। अगर लोग और लोग समझते हैं उससे हमें अलग होना चाहिए। और जहाँ पर दोनों वैल्यूज में संघर्ष कर रहे हैं,
प्रतिरोधी हो रहे हैं, हमें अपने कल्चरल और सोशल वैल्यूज को त्यागना पड़ेगा, उसको सप्रेस करना पड़ेगा। तभी हमारा ये जो इमोशनल जो बॉडी है वो ठीक से काम कर पाएगी, क्योंकि ये वैल्यूज भी हमारे इमोशंस को डिस्टर्ब करते हैं। जो हमारे वैल्यूज भी, ये भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पुश बटन की तरह रखे हुए हैं। और अगर हमारा जो कल्चरल वैल्यूज को कोई डिस्टर्ब करता है, जैसे आप देखेंगे किसी ने कुछ कह दिया देवी देवताओं के प्रति किसी का, वो बिल्कुल इमोशनल डिसऑर्डर होता है, जिसपे लोग तमाम तरह का रिएक्शन कर लेते हैं। इसी तरह पर्सनल वैल्यूज वो भी होती हैं लोगों की, एक व्यक्तिगत आदतें होती हैं। जैसे हम कल कहते हैं कुछ खास खाने के प्रति उनकी आदत है, कोई तरह से पोस्चर में उनकी रहने का आदत है। कुछ लोगों को रात में इस तरह से सोएंगे कि काफी देर तक बात करेंगे विदाउट सेंसिटिव, खासतौर से ट्रेन में जब लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो ये सब जो है हमें अवेयर होना पड़ेगा कि हमारी जो पर्सनल वैल्यूज हैं लोगों को, दूसरों को कहाँ डिस्टर्ब कर रही हैं, और यूनिवर्सल वैल्यूज को कहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसको भी हमें सप्रेस करना पड़ेगा, उसके ऊपर विन वर्क करना पड़ेगा अवेयर होकर के कि हमारी कौन सी पर्सनल वैल्यूज, हमारी कौन सी सोशल कल्चरल वैल्यूज यूनिवर्सल वैल्यू के प्रतिरोधी हो रहे हैं। उसको हमें अवेयर होकर खुद अवेयर होना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और ये जो पर्सनल और कल्चरल वैल्यूज चेंज होती रहती हैं समय के साथ, और सभ्यताओं के साथ, राष्ट्रों के साथ। जो पर्सनल और कल्चरल वैल्यू हमें यहाँ ठीक लगेगी, अगर हम दूसरे कंट्री में जाएं वहाँ उसको खराब माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, खराब माना जाएगा। वहाँ की जो वैल्यूज हैं उसको हमारे यहाँ खराब माना जाएगा। ऐसी कई चीजें होती हैं, और इसलिए हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर अपनी कल्चरल सोशल वैल्यू को न थोपने की कोशिश करें। मान लीजिए किसी दूसरे देश में चले गए तो वहाँ न थोपने की कोशिश करें। इसमें एक एग्जाम्पल बताऊं, हमारे और शिव कुमार पांडे जी के एक मित्र हैं, राम कुमार सिंह, अमेरिका में रहते हैं। वो एक घटना बता रहे थे, मैं जब अमेरिका में गया था उनके यहाँ, कि किसी हिंदू घर के कोई पूजा वूजा होने वाली थी, उसने घर के बाहर स्वस्तिका निशान बना दिया। जैसे स्वस्तिका को पवित्र मानते हैं हम लोग, लेकिन स्वस्तिका नाजीज का भी निशान था, हालांकि उल्टा था। तो वहाँ चूंकि हिटलर ने बहुत ही अत्याचार किया था, तो स्वस्तिका नाजीज के प्रति काफी एक रोष है अमेरिकन में, और खासतौर से जो ज्यूस संप्रदाय के लोग हैं। तो और अमेरिका में काफी ज्यूज हैं, काफी वो रिसोर्सफुल हैं। तो शायद उस नेबरहुड में कोई ज्यूस परिवार था, और उनको लगा ये लोग सब नाजीज हैं जो अपने घर पर स्वस्तिका बनाए हुए हैं, एंड दे कंप्लेन टू पुलिस। तो पुलिस आ गई उनके घर, ये क्वेश्चन कि आपने क्यों बनाया है, तो उनको लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग करना पड़ा कि हमने ये बनाया है, हमारे धर्म ये है। सो ये एग्जाम्पल बता रहे थे कि अगर वो केयरफुल रहते और सेंसिटिव रहते कि इसको कोई मिस इंटरप्रेट करे, तो घर के बाहर स्वस्तिका अमेरिका में बनाने की क्या जरूरत है। तो ये सब हम लोगों को सेंसिटिव होना पड़ता है कि जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ की वैल्यूज को ध्यान में रखें। अपनी भले ही सोशल कल्चरल वैल्यू हमें अच्छी लगी हो अपने देश में, उसको वहाँ पर न करें, और ध्यान रखें कि दूसरों को कुछ रिएक्शन कर सकता है, फिर हम उसमें ट्रबल में आ सकते हैं। नॉट ओनली पर्सनल ट्रबल, बट फिर उसमें इमोशनल भी हमारा डिस्टर्बेंस होता है। यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं, जैसा नाम दिया हमने, जो कुछ नाम दिए हैं यूनिवर्सल वैल्यूज, ये इम्पोर्टेंट क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके दो कारण हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज फॉलो करना ही हमेशा सही होता है, ये देखा गया है ह्यूमन हिस्ट्री में। और अगर भले ही उसमें टेम्पोरली हम डिसएडवांटेज फील करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमें फायदा करता है, हमारी इमोशनल ऑर्डर में, व्यवस्था में, और वैसे भी फिजिकल ऑर्डर में भी, सोशल ऑर्डर में भी जहाँ पर रहते हैं। और जब हम इसको वायलेट करते हैं तो हमारे अंदर कोई, जब यूनिवर्सल वैल्यू को वायलेट करते हैं, अपने किसी पर्सनल या सोशल वैल्यूज को प्रेफरेंस देते हैं, देने के प्रोसेस में, तो हमारे अंदर कहीं कहीं फील करता है कि हमने कुछ गलत काम किया है। हमारी जिसको कहते हैं हमारी अंतर चेतना में कचोट होती है, और हमें एक गिल्ट फीलिंग आती है, एट सम स्टेज आएगी। और इसलिए यूनिवर्सल वैल्यूज को फील करना ही ज्यादा अच्छा होगा, जितनी जल्दी हम उसको लाइन में आ जाए। ये देखा गया है कि इवन फ्रॉम वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, यूनिवर्सल वैल्यू फॉलो करना अच्छा है। और हर एक फील्ड में जो ग्रेट पर्सन्स हुए हैं, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में, इवन राजनीतिक फील्ड में, पॉलिटिक्स में, जिसको स्टेट्समैन कहा जाता है, नॉट पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स फील्ड में,
जितने नामी गिरामी नाम हुए हैं, सबने अपने जीवन में यूनिवर्सल वैल्यूज ही फॉलो किया है। पर्सनल वैल्यूज को उन्होंने हटाया है और भले ही अर्ली जीवन में उसको फॉलो करते हैं। तो कल्चरल वैल्यूज जो होती हैं वो सोसाइटी द्वारा बनाई जाती हैं, वो डीपली इनग्रेन रहती हैं हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कुछ पर तेरा, और जैसे हमने कुछ में हेल्पफुल हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती। जैसे हम लोग जो हिंदू हैं, पूजा करने के बाद ये परिपाटी प्रथा है कि जो पूजा की सामग्री इसको नदी में विसर्जन करते। एक प्रथा रही होगी जब से नदी पॉल्यूटेड नहीं थी, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो उससे हम पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। और लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं परिपाटी के अनुसार इसको करना चाहते हैं, भले ही जानते हैं कि इससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो उसको हम समझें कि एक सोशल और एक एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके कोई और प्रोसेस निकालें, उसको जमीन में गाड़ दें, कुछ और प्रोसेस करें, वो मेथड को चेंज करना पड़ेगा। इसी में आपने देखा मूर्ति विसर्जन पे मामला गया था हाई कोर्ट तक, और फिर कोर्ट ने बैन किया मूर्ति विसर्जन नदियों में, समुद्रों में, क्योंकि उसमें जो मूर्ति में पेंट और ये सब लगाए जाते थे उससे पोल्यूशन हो रहा था। और फिर हालांकि उसके विरोध किया जो परंपरावादी लोग थे। तो जो लोग समझते हैं ये सब पर्सनल वैल्यूज को कल्चरल वैल्यूज को हटना पड़ेगा। पर्सनल वैल्यूज कुछ लोगों को पता नहीं रहती कैसे पर्सनल वैल्यूज हमारी क्या है। तो उसके लिए इन्होंने मेथड बताया कि आप सोचें, अकेले सोचें कि आप मरने के पहले 3 क्या काम प्रेफर करेंगे कर देने के लिए, पूरा करने के लिए, या अगले 3 साल में क्या करना चाहेंगे। उससे आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज को पता चल जाएगा जिसके प्रति आप अटैच्ड हैं। और फिर देखें कि वो आपकी कल्चर, सोशल, जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं उसके प्रतिरोध में आ रही हैं या उसके तारतम्यता में। अगर प्रतिरोध में है तो उसको अवेयर हो जाए, उसको हटाने की कोशिश करें। और ये बदल भी सकती हैं अगर उस समय अवेयर, आदमी की पर्सनल वैल्यूज बदलती रहती हैं, खाने पीने की आदत, उसके रहने की आदत, उसके बोलने की आदत, ये सब बदलती रहती हैं, उसका लगाव है, ड्रेस की आदत, ये सब बदलती रहती है। तो उसको हम देखें कि वो हमें उसमें यूनिवर्सल वैल्यू से उसमें कहीं गड़बड़ी नहीं कर रही। तो ये 3 वैल्यू जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इमोशनल ऑर्डर में, इमोशनल बॉडी में, इमोशनल जो प्रिंसिपल है उसमें व्यवस्था लाने के लिए। दूसरा एक फैक्टर है प्रेम, ये भी बहुत जरूरी है। प्रेम की हर जगह चर्चा की गई। प्रेम का डेफिनेशन करना मुश्किल है, लेकिन एक जनरल डेफिनेशन है, एक कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। जिसके प्रति हम प्रेम करते हैं उसके वेलफेयर की हमेशा कंसर्न रहे, अपने वेलफेयर को सेक्रीफाइस भी करें, उसके वेलफेयर, उसकी भलाई की हमें भावना होनी चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए। और दूसरे पर जो जेन्युइन जो लव है उसमें उसको एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। जेन्युइन लिसनिंग के, वो जो कह रहा है उसको हम ठीक से सुने, ध्यान दे करके टालने की कोशिश न करें, और उसको टाइम दें, समय दें, क्वालिटी टाइम उसको कहा गया है। और उसकी नीड के प्रति सेंसिटिव रहें। अगर कोई नीड गलत है तो उसको बताएं, सौम्य शब्दों में, ठीक शब्दों में, लेकिन उसकी नीड के प्रति सेंसिटिव रहें। और जो लैंग्वेज है, इन्होंने गैरी चैपमैन को कोट किया है, उनका 5 लैंग्वेज ऑफ लव, उसमें वर्ड ऑफ अफर्मेशन, उसकी जो बात सही है उसको अफर्म करें, उसको कहें अच्छा है, हम अच्छा मानते हैं। क्वालिटी टाइम दें, उसको टाइम दें जो बात कर रहा है, जो चीज उसकी एक्सप्रेस करना चाहता है। और कभी कभी उसको टच करें अफेक्शन से, बट टच करते समय ध्यान रखें कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। देन अगेन टच कहीं कहीं अच्छा माना जाएगा, कहीं कहीं खराब मान दिया जाएगा, तो उसको हमें अवेयर होना है। देन एक्ट्स ऑफ सर्विस, उसके प्रति सर्विस करें, दोनों सर्विस होनी चाहिए, फिजिकल लेवल पर और एक्सप्रेस इमोशनल लेवल पर। गिफ्ट गिविंग, कभी कभी हम लोग छोटा मोटा गिफ्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं। गिफ्ट कोई कॉस्टली होने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे गिफ्ट हो सकते हैं। और हमेशा सेल्फलेस रहें, जो प्रेम कर रहे हैं केवल अपनी जरूरतों के लिए ये मत करें हम उससे प्रेम करेंगे तो हमारे लिए कुछ करेगा, वो भावना न रहे। और उसमें लेकिन फिर भी इस समय फर्म और असर्टिव रहें। किसी से प्रेम करने का मतलब नहीं कि उसकी गलत विचारों को हम स्वीकार कर लें, गलत आदतों को स्वीकार कर लें, लेकिन जो चीज गलत है उसको हम उस असर्टिव मेथड से उसको बताने की कोशिश करें। जेन्युइन लव जो है अनकंडीशनल होना चाहिए। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसकी दशा आज अच्छी होगी, आज की हेल्थ ठीक होगी, आज उसके पास पैसा होगा,
कल नहीं ये सब हो सकता है, तो जेन्युइन लव में वो उस प्रेम में कमी नहीं आएगी। जो आर्टिफिशियल लव होगा, जो स्वार्थी लव होगा, उसमें कमी आ जाएगी। जो जेन्युइन लव वो चूज नहीं करता, वो जब यूनिवर्सल होता है, तो जैसे इन्होंने कहा कि सूर्य की किरणें चूज नहीं करती, सबके ऊपर बराबर पड़ती हैं, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी लिंग का हो। सूर्य के प्रति मंत्र बोल रहा हो ना बोल रहा हो, गायत्री मंत्र का उपासक हो ना उपासक हो, सूर्य को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सूर्य का किरणें सबके ऊपर डालता है। तो हमारा लव उसी तरह होना चाहिए, यूनिवर्सल। अगर हम इस खास तौर से जो आध्यात्मिक में जा रहे हैं, कि जो सो कॉल्ड एनिमी हैं उनके प्रति भी हमारा लव का भाव होना चाहिए। वो बड़ी मुश्किल अवस्था है, लेकिन हमें लक्ष्य करना चाहिए। इसलिए बाइबल में जब क्राइस्ट कहते हैं कि तुम अपने भाई से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो, अपने बच्चों से प्रेम करते हो, कौन सी बड़ी बात है, ये तो सभी लोग करते हैं। तुम अपने दुश्मन से प्रेम करके देखो, तब वो कुछ विशेष बात होगी। तो ये सभी शिक्षाओं में कहा गया है, और खासतौर से बाइबल में और बुद्ध की शिक्षा में ये सब आया है। और खासतौर से जो आध्यात्मिक हम लोग जो रास्ते में हैं, उसमें हमें इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कॉन्शियस रूप से। तो जेन्युइन लव जो है, एक और इसका एस्पेक्ट है, वो नॉन अटैच्ड होता है, अटैचमेंट नहीं होता। अक्सर जब जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। वो अगर हमारे कहीं दूर जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करता है, अप्रोच करता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। इसमें वो अटैचमेंट होता है। तो नॉन अटैच नहीं होना चाहिए, नॉन पॉजेसिव नहीं होना चाहिए। नॉन अटैचमेंट लव ही सही लव का एक एस्पेक्ट है। अगर हम अटैच्ड हैं, उसको बांध के रखना चाहते हैं, तो फिर जब वो कहीं जाता है तो हमारे अंदर फिर वो इमोशनल डिसऑर्डर पैदा होता है। चाहे वो फिजिकल रूप में सेपरेशन हो रहा हो या इमोशनल रूप में सेपरेशन हो। अगर हम, ये भी कहा गया किसी से अगर हम प्रेम करते हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगर हम बहुत ही व्यतीत होते हैं, जिसके माने हमारा प्रेम अटैचमेंट वाला, वो प्रेम सही नहीं है। अगर हम नॉर्मल अपना एक्टिविटी करते रहते हैं और उसके प्रति सद्भावना की ओर भेजते हैं धीरे से, तो दैट इज वो रियल प्रेम है। इसी तरह अगर कोई फिजिकल बॉडी में हमसे सेपरेट हो रहा है, कहीं दूर जा रहा है, हमारा संबंधी हो सकता है, हमारे बच्चे हो सकते हैं, अगर दूर जा रहे हैं मित्र हो सकता है, तो हम ये कोशिश न करें कि वहीं रहें, अटैच रहें। और अगर उसकी भलाई के लिए बाहर जा रहा है तो उसको जाने दें, तो प्रेम पर असर नहीं करे। लव में एक एक्सपेक्टेशंस भी आती हैं, आशाएं आती हैं, हम उसी से आशा करते हैं कुछ। ये दो तरह की बताई गई हैं, एक है रिलेशनशिप से बेस्ड, और एक है जो है ईगो सेंटर बेस्ड। रिलेशनशिप जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, पेरेंट बच्चों का रिलेशनशिप है, बॉस सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है। उसमें एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन होती है, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा, वो हमें फुलफिल करना है जिसमें पोजिशन में हो। अदरवाइज सोशल डिसऑर्डर होगा और उसमें हार्मनी उसमें खराब होगी। जो ईगो सेंट्रिक जो एक्सपेक्टेशन है, उसको हमें हटाना चाहिए। जैसे जब हमारा बर्थडे आता है, तो हालांकि पहले हम लोग जब छोटे थे बर्थडे वगैरह को इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, अब ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। तो उसमें कई लोग हमें विश करते हैं, और अगर हमारे कुछ क्लोज जान पहचान ने विश नहीं किया, तो हमको फील करता है कि उन्होंने कुछ क्यों विश नहीं किया। तो ये ईगो सेंट्रिक एक एक्सपेक्टेशन है, इसको हमसे हटाना है। और इसीलिए रियल आध्यात्मिक प्रैक्टिस में बर्थडे वगैरह विश करने का कोई महत्व नहीं है। इनफैक्ट मुझे याद है कि राधा जी किसी लेख में उन्होंने कहा था, या किसी टॉक में उन्होंने कहा है कि जब बर्थडे, ऑफकोर्स लाइट वे में कहा, बट दैट इज ट्रू, कि जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं तो रियल मीनिंग क्या है? दैट मीन्स आप एक साल और नजदीक चले गए हैं अपने डेथ के गोल के, दैट इज रियल मीनिंग। अगर हम कहते हैं कि आप इतने साल के हो गए, दैट मीन्स आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दैट मीन्स रियली वी आर विशिंग हिम दैट यू आर नियरर टू योर गोल ऑफ डेथ, एक साल आपकी उम्र कम हो। लेकिन उस लक्ष्य में हम नहीं देखते, हम एक इमोशनल उसमें खुशी महसूस करते हैं। और अगर कोई नहीं करता तो शायद हमें आजकल की सभ्यता में उसको इमोशनल एक दुख होता है। इस तरह के हमें होना चाहिए, वो हमारे ईगो सेंटर को मजबूत करता है। तो ये जो इमोशनल
जो हुआ इसमें जो हमारी इमोशंस हैं और फियर हैं और जो लव हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, ये हमने इसको देखा। अब हम थोड़ा वरीज पर आते हैं। वरीज आल्सो ए काइंड ऑफ जो इमोशन को हमारे डिस्टर्ब करते हैं, वरीज और एंग्जाइटी। जैसे हमने कल बात की थी, एंग्जाइटी एक जनरल होती है, हम एंग्शियस रहते हैं कि कल पता नहीं क्या हो जाए हमारे साथ, कहीं बैंक न डूब जाए, कहीं हमारे शेयर न डूब जाए, कहीं हमारे बीमार न पड़ जाए। जनरल एंग्जाइटी रहती है विदाउट एनी स्पेसिफिक। उससे भी हटना है, उससे तो बिल्कुल हटना है, उसमें अवेयर होना है उसी प्रोसेस से। और वरी स्पेसिफिक होती है। वरी कुछ केस में एक तरह से हमारे लिए फायदा भी होती है, उससे हम एडवांटेज ले सकते हैं, अपने जीवन को अधिक व्यवस्थित कर सकते हैं। जिस चीज के प्लस हम वरीड हैं उसको चिन्हित करें, उसको आइडेंटिफाई करें, किस चीज से वरी है, उसको प्रायोरिटी दें अपने जीवन में, कहाँ पर वो समस्या पैदा कर रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अनइम्पॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो तुरंत कोशिश करें, उसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, सोचें, मित्रों से कंसल्ट करें और बेस्ट उसमें ऑल्टरनेटिव को देखें। उसको बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमें लगता है उसको हम प्रयत्न करें। अगर उस वरी का सोर्स खत्म हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं खत्म हो जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाएं, टेक इट एज इट इज कि हमने बेस्ट एफर्ट कर दिया, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। सो उसमें फिर डिस्टर्ब नहीं हो। और इस तरह से जो वरीज है वो हमारी जो धीरे धीरे उसमें खत्म होने लगेगी। कभी कभी हमारे पास तमाम काम रहते हैं, वरी रहते हैं, कैसे काम पूरा होगा, उसमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी, कौन सी अर्जेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हम आज कर सकना है, कौन सी कल करना है। एक लिस्ट बनानी पड़ेगी और इसको मैनेजमेंट में ABC टेक्निक कहते हैं। और यहाँ पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट, लीस्ट इम्पॉर्टेंट कारण क्लासिफिकेशन बताएं, उस तरह से हम क्लासिफिकेशन करें और उस तरह से उसको अटेंड करें। मान लीजिए मेडिटेशन हमके आदत है, मेडिटेशन करना जरूरी है, लेकिन अगर कोई आदमी परिवार में बीमार पड़ गया तो हम मेडिटेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे। उस बीमार पड़ गया उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गया, तो इस तरह से प्रायोरिटी हम डिसाइड करेंगे। अगर हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते तो ये गलत प्रायोरिटी हो जाएगी मेडिटेशन की और दूसरी अपने जो स्टडी की ये सब चीजें। तो इसी तरह कोई एक अनइनवाइटेड गेस्ट आ जाता है जो पहले से इंटीमेशन नहीं दिया है, तो भी हमारी एक प्रायोरिटी होगी उसको अटेंड करने के लिए। इस तरह से अगर हम क्लासिफाई कर लें अपनी प्रायोरिटी को और डायरी में लिखें तो जो वरीज हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी, एकदम कम हो जाएंगी। और वरीज से हमारे जो जीवन में एक व्यवस्था एक आएगी कि हम प्रायोरिटी करना सीख जाएंगे काम की, क्या है, कौन सी प्रायोरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी। अदरवाइज हम सोचते नहीं, एक अट्रेंडम रूप से, एक अनकॉन्शियस रूप से किसी चीज को करना चाहते हैं, उसमें कभी कोई होता है कि जो इम्पोर्टेंट काम वो नहीं हो पाता और हम छोटे छोटे कामों में फंस जाते हैं, तो वो चीज नहीं होगी। इस तरह से वरीज को हमें टैकल करना। अब जो है, जो हम ये सब सीखने, ये सब करने के बाद हमें एक प्रोग्राम इन्होंने रेकमेंड किया है कि 7 डेज प्रोग्राम बनाएं और अपने जो एक्शन है उसको स्पेसिफाई करें। हमने देख लिया अवेयर होकर के हमें कहाँ कमी है, किसको ठीक करना है, तो 7 डेज प्रोग्राम बनाएं, वो स्पेसिफिक हो, उसका एक एम हो कि ये करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। और ये भी एक नोट कर लें, अगर उसको नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं और नहीं और करेंगे तो क्या फायदे हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, बिजी में, तो हम एक तरह से उसको निश्चित करेंगे कल से हम एक्सरसाइज करेंगे और 7 डेज तक करेंगे। और वेग नहीं रहे और ये टाइम निर्धारित करने का, आधे घंटे करेंगे, ये एक्सरसाइज करेंगे। और फिर जो भी फिर उसको प्रायोरिटी दें, और भी कोई काम है उसको प्रायोरिटी दें। और कोई ये चीज कोई ऐसी होनी चाहिए बहुत आसान नहीं हो, जिसको हम नहीं थोड़ा सा मुश्किल पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, उसको करें। तो ये हमारे जो इमोशनल डिसऑर्डर को, हमारी पर्सनालिटी को अधिक स्टेबल करता है, इस तरह का अप्रोच। और मेथड ऐसा चूज करें जिसको हम कर पाएं और धीरे धीरे एक कठिन मेथड को अप्लाई करें। खासतौर से जैसे एक्सरसाइज वगैरह हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, उसको करने के लिए रिकमेंड किया गया है। और इसको न करने का डिसएडवांटेज और करने का एडवांटेज, इसको भी ध्यान में रखें तो हम उस गोल को ठीक से पूरा कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि डेली
जो हर एक के जीवन में कुछ गंभीर समस्याएं आती हैं जिसको हम लोग टालते रहते हैं। किसी जो गंभीर समस्या है जो सॉल्यूशन मांगती है लेकिन उसको हम टाल देते हैं, इस डर से शायद हम पूरा नहीं कर पाए कि हमारे सोच नहीं, तो हम देखें और उसका मेथड निकालने की कोशिश करें कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। जो भी सिचुएशन है, कोई रिलेशन गड़बड़ा गया है उसको हम लोग टाल देते हैं, उसको भी ठीक करने की कोशिश करें, चिन्हित करें, उसको आइडेंटिफाई करें इसी सब मेथड से। क्योंकि वो अगर हम नहीं करते हैं तो हमारे अगर नहीं करते हैं तो हमारे मरने तक वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। और फिर जैसे हमने कल बात कर रहे थे, हमारे मरते समय जो विचार उठेंगे, तरंगे उठेंगे और हमारे जो अगले जीवन की जो दिशा है उसको वो डिस्टॉर्ट कर देंगे। इसलिए उसको भी, इन समस्याओं को और जो जीवन में विरोधाभास है उनको हटाना जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करके। जो भी सिचुएशन में एक इंट्यूटिव जजमेंट की जरूरत है उसमें हम थोड़ा सा ध्यान देके सोचें और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जो जो बहुत ही डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन आई हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, उनको भी ध्यान देने की जरूरत है ये सब करने के बाद, और उनको भी धीरे धीरे इसी मेथड से आइडेंटिफाई करके हमें दूर करें और उसकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें। जैसे वरीज को हमने बात किया था, कभी कभी जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि इस तरफ जाए उस तरफ जाए। ये हर मौके पर आते हैं, उस समय हमें विवेक लगाएं कौन सा रास्ता सही होगा। भले ही उसके परिणाम बाद में ठीक नहीं आए, क्योंकि हम सब कुछ एक ही साथ जज नहीं कर सकते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपना जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा विवेक लगा करके उसको निर्धारित करें, लेकिन एक्शन जरूर लें, उसको टालें नहीं, पोस्टपोन न कर दें, हम नहीं कर पा रहे हैं। जो क्षमताएं हैं उसको डेवलप करने की कोशिश करें, जहाँ भी वीकनेस है हमारी, जैसे एक्सरसाइज की बात की गई, मेडिटेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करके इसमें टाइम निकालना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारे जीवन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसको देखें क्यों नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो ये सभी अवेयरनेस का प्रोसेस है। अक्सर हम लोग अवेयर नहीं होते, इसलिए वो सब टकता जाता है, उसमें अवेयर हो। ये पूरा इमोशनल जो बॉडी के बारे में ये सब कवर किया गया। अब जो फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडी, ये प्रोसेसिंग से और अवेयरनेस से ठीक करने की सब चर्चा की गई अभी तक। अब जो मेंटल बॉडी है उसमें जो उस तरह का अवेयर नहीं चलेगा, मेडिटेटिव अवेयरनेस की चर्चा होगी, इसमें मेडिटेशन लाया जाएगा। और मेडिटेशन भी कई अप्रोचेज हो सकते हैं। शुरू में जो मेडिटेशन किया जाएगा उसको एक तरह से टेमिंग ऑफ माइंड है। माइंड शुरू में हमारा काफी इधर उधर भागता है, उसको टेम करना है, पालतू बनाना है, नियंत्रण में लाना है। उसके लिए सिंपल मेडिटेशन जैसे हम लोग सभी जानते हैं, बैठेंगे, ध्यान देंगे, कोई 1 2 करेगा, कोई सांस पर ध्यान देगा, जैसे विपश्यना कराया जाता है, आनापान में कराया जाता है, कोई मंत्र बोलेगा और उसको रिपीट करेगा, फिर भी माइंड इधर उधर जाएगा, फिर उसको उसी स्थान पर लाएंगे। तो दैट इज द टेमिंग माइंड, और वो भी इनिशियली बहुत जरूरी है। जब माइंड ट्रेन हो जाता है तब हम उसको स्ट्रक्चर माइंड में जाते हैं, जो हमारे शास्त्रीय और गाइडलाइंस में रिकमेंड किया गया है कि हम लोग कुछ विचारों पर ध्यान दें, उसको पहले कंसंट्रेट करें, उसको कंटेम्पलेशन करें, उसको विचार में सोचें, और फिर इस तरह से उसको माइंड को स्टेबल करें और अपनी फिर बॉडी में अवेयर हों। अवेयरनेस का मेडिटेशन जो है वो रिकमेंडेड है एक लास्ट बिफोर स्टेज में कि तो इसको वो भी स्ट्रक्चर मेडिटेशन में आता है कि हम अवेयर हों। मेडिटेशन में सीधे सांस लेने के बाद कुछ एक आध मंत्र करने के बाद हम सीधे अवेयर होना शुरू करें अपने थॉट्स और फीलिंग के बाद। तो उसमें एफर्टलेस अवेयरनेस होना चाहिए, जिसको कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, अपनी बॉडी, अपनी फीलिंग और अपनी थॉट्स को, और पिघलते जाएंगे और माइंड शांत हो जाएगा। और फिर जो अवेयर हो रहा है, जब अवेयर होते हैं तो हमारा हायर माइंड एक्टिव हो जाता है। फिर कोशिश करें कि जो अवेयर हो रहा है हायर माइंड, उसके बारे में अवेयर हो, तो हमारी बुद्धिक चेतना थोड़ी एक्टिव होनी शुरू होती है। और इस तरह से अवेयरनेस में, डीपर अवेयरनेस में जाने से और फिर कुछ देर बाद हम सब कुछ ड्रॉप करते हैं और फिर शून्य अवस्था में आते हैं, सब कुछ माइंड वैक्यूम हो जाता है। उस समय हमें समाज की स्टेट का कभी कभी अनुभव हो सकता है कुछ क्षण के लिए। तो मेडिटेशन के अप्रोचेज हैं, इसको बहुत डिटेल वर्णन है पतंजलि के उसमें, जो योग साइंस है, योग शास्त्र है, और इन्होंने काफी डिटेल की है, बहुत सी पुस्तकें हैं, इसकी हम लोग कई जगह चर्चा किए हैं।
और फिर अंत में जो ब्लॉट्सी का मेडिटेशन डायग्राम है, आप सभी लोग परिचित हैं। ब्लॉट्सी रेकमेंड करती हैं कि आप जो कुछ भी मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके जो भी टेक्निक कर रहे हैं, उसके अंत में 5-7 मिनट उस डायग्राम के अनुसार मेडिटेशन करें। तो जो मेडिटेशन का जो परिणाम आएगा, जो भी कर रहे हैं, उसका परिणाम डीपर होगा और मोर ज्यादा स्थायी होगा। मेडिटेशन जो टेमिंग मेडिटेशन है और स्ट्रक्चर मेडिटेशन है, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। और फिर जो अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन है, जो लास्ट स्टेज होगी, उसमें फिर मेडिटेशन का कोई टाइम नहीं रहता, कोई पर्टिकुलर उसमें पोस्चर नहीं रहेगा। आप जहाँ बैठेंगे 24 आवर मेडिटेशन, जिसको मेडिटेटिव लाइफ कहा जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन, जिसको बुद्ध अपने महासत्यपठान सूत्र में कहते हैं, वो मेडिटेशन कहीं भी चलता है। आप कहीं टॉयलेट में बैठ रहे हैं तो भी मेडिटेशन चल सकता है, जर्नी में चल रहे हैं वहां भी चल सकता है। सो फाइनली उस स्टेट में हमको आना है। हम जो भी काम कर रहे हैं डेली, उसमें हम अवेयर रहें, अपने अंदर जो भावनाएं हैं और बाहर का जो सब कुछ है अवेयर रहें। दैट इज द अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन के साथ भी कभी कभी स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। हाफ एन आवर, पौने घंटे जो भी है, और उसके साथ दोनों चलना चाहिए। ये पूरी जो मेडिटेशन प्रोसेस है, ये हमारी जो लोअर मेंटल बॉडी को ठीक करती है, क्वाइट करती है, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट लाती है हायर मेंटल पे। और जो हायर मेंटल है, जो अभी डॉर्मेंट है हम लोगों का, उसको एक्टिव करती है ये जो अवेयरनेस की मेडिटेशन है। और फिर हमारी जो बुद्धिक बॉडी है, उसकी भी वो भी कंप्लीटली डॉर्मेंट है, हम में से बहुत लोगों में, उसको भी एक्टिव करती है। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन है, वो बुद्धिक चेतना को एक्टिव करेगा। जो स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन है, वो हमारे लोअर मेंटल बॉडी को शांत करेगा, क्वाइट करेगा, और जो हायर मेंटल को एक्टिव करेगा। तो जैसे जैसे हम मेडिटेशन बढ़ते हैं, इसका परिणाम आता है, और हमारा जो है ये बॉडीज लोअर मेंटल, हायर मेंटल और बुद्धिक एक्टिव होती हैं और इंटीग्रेट होती हैं। मेडिटेशन का मुख्य पर्पस इंटीग्रेशन है, और फिर हम अपने गोल की ओर चलते हैं। तो ये जो मेडिटेशन को आप हम लोग सभी कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते हैं, और उसको इस नज़र से देखें तो उसमें काफ़ी हम लोग को प्रैक्टिस होगी। और मेडिटेशन से जो हेल्प करेगा, हमारे जो इंट्यूशन है, जो लक्ष्य है बुद्धि योग में, बुद्ध को जागृत करने में, उसमें भी मदद मिलेगी। जो एक बार हम जब ट्राई करें इसको, जो स्लाइड है मेरी चले तो देखते हैं। जस्ट 1 मिनट प्लीज। हाँ करिए, देखिए। हाँ अच्छा, ये बंद हो गई संभव। हाँ देखिए, अब देख मैं थोड़ा सा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी सी। अभी दिख रहा है पंडित जी? हाँ दिख रहा है, लेकिन सुनो। हाँ जी दिख रहा, फियर आ गया। हाँ लेकिन चल नहीं रहा है,
क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड से इसको वर्क करते हैं, कुछ स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम। ओके, ये स्लाइड आ रही है? हेलो? हाँ, अभी आ रही है। मेडिटेशन, पता नहीं आगे नहीं बढ़ रही है। आ गई जी, मेडिटेशन आ रही है, दिख रही है। मेडिटेशन आ रही है लेकिन वो आगे नहीं बढ़े ना। अच्छा, तो ये जो है बीइंग, नेक्स्ट स्लाइड आई आपके सामने, बीइंग इंट्यूटिंग। हाँ जी, बीइंग इंट्यूटिंग, सटल थिंकिंग, थिंकिंग, फीलिंग, डूइंग जी। ओके, अब ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड है। ये जो हमने बात किया है उसके बारे में बता रहा है, जो फेजेस मेडिटेशन है। हाँ, आ गया। देन अप्रोच है, जो टेमिंग स्टेज जो बताया हमने। इसमें टेमिंग स्टेज में इन्होंने कहा कि एंकर हो सकता है विजुअल और स्पेशल, जैसे किसी चीज पर हम कंसंट्रेशन करें, या जो ऑडिटरी में कोई मंत्र बोल के या एक दो बोल करके, और ये सिंगल एंकर भी हो सकता है, चाहे ऑडिटरी हो या विजुअल हो। और जो सिंपल अवेयरनेस है वो नेक्स्ट स्टेज में है। फिर स्टेज ऑफ अवेयरनेस ये आई कि इथिकल में हम लोग जो प्लेजर और जो पेन और जो टेंशन स्ट्रेस फील करते हैं फिजिकल में, उसको हम स्कैनिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग से ठीक करते हैं। और जो इमोशनल है, जैसे हमने चर्चा किया, उसको इमोशनल प्रोसेसिंग से, फियर प्रोसेसिंग से, रिएक्शन प्रोसेसिंग से। और जो पर्सनल मेंटल है उसको हम स्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन से और टेमिंग प्रोसेस दोनों चलेगा। और सटल जो मेंटल है उसको मेडिटेशन अवेयरनेस से और सेल्फ डिसिप्लिन से। और जो सेल्फ और ईगो सेंटर है उसको अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन, जो नॉन अटैच्ड है, उससे जो हमने चर्चा किया। मेडिटेशन का अप्रोचेस इन्होंने स्टेप्स दिए हैं, हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। इसमें सभी लोग जो है पार्टिसिपेंट सभी कुछ न कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसे बैठना है, कैसे आंख रखना है, ये सभी लोग जानते हैं। और इन्होंने टाइम दिया है 20 मिनट्स करें, फिर ऑब्जर्व करें। ये टाइम भी अलग अलग व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कितना कर सकता है। देन ये अवेयरनेस जो अभी तक हमने देखा वो फिजिकल जो सांस से लेना, बॉडी से सांस लेना, और फिर स्कैनिंग करना और ध्यान देना उस बॉडी के पार्ट पर। दैट इज वन मेन प्रोसेस ऑफ अवेयरनेस, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग का नाम दिया गया है यहाँ पर। 3 और अप्रोचेस बताए गए हैं स्लाइड में। स्पीक फ्रॉम योर स्टमक, ये भी साथ चलना चाहिए प्रोसेस में। ये डेली हो सकता है, कभी हो सकता है। इसमें इस टेक्निक में लाया गया है कि जब हम बोलते हैं, मोस्टली अपने जो थ्रोट से निकलते हैं आवाज, तो काफी देर बोलने के बाद थ्रोट हमारा थक जाता है। जैसे लोग बहुत देर ज्यादा स्पीच करते हैं या कोई गाना गाते हैं तो उनका थ्रोट सोर हो जाता है, एक दर्द भी होने लगता है। तो कभी कभी हम लोग स्टमक से आवाज निकालने की कोशिश करें। इसके रूंगा कि जैसे होम वर्ड है, उसमें एच साइलेंट हो तो उसका बोलना तो वो हेल्प करता है। इसी तरह ओम शब्द है, अगर उसको हम इस तरह से निकालें कि हमारे पेट से निकले आवाज, जो उसकी जो एयर है, और छाती से निकले, एम मुंह से निकले, तो उसमें पेट से भी जो ध्वनि निकलने की कोशिश करेगी, वो हमारे थ्रोट में हल्कापन लाएगी, उसमें उतना स्ट्रेन नहीं करेगी। तो हम लोग इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, जैसे ब्रीदिंग की, पेट की प्रैक्टिस की। तो इससे हमारा जो है काफी लंबे समय तक हम बोल भी सकते हैं, या जो गाना गाते हैं वो गा भी सकते हैं। और इस तरह से हमारी अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं स्टमक से बोलने से। इसी तरह थिंकिंग विथ योर स्पाइन, इसमें अक्सर जब हम थिंक करते हैं, जैसे आप जानते हैं कि ब्रेन के एक फ्रंट लोब है, एक रियर लोब है, उसके दो स्फीयर हैं, 4 चीजें बन जाती हैं। तो जनरली हम जब सोचते हैं तो हमारा फ्रंट लोब्स काम करते हैं, और
काफी देर तक सोचने या कोई चीज पढ़ने या सुनने में कुछ लोगों को भारीपन लगता है फोरहेड में, इसलिए कि जो फ्रंट लोब्स हैं वो टायर हो जाते हैं, उतनी कैपेसिटी नहीं रहती कुछ लोगों की। तो इसमें रिकमेंड किया गया कि जब हम किसी चीज को सुन रहे हो या कोई पढ़ रहे हो तो हम ध्यान अपना कभी कभी पीछे ले जाएं, जो सिर का नीचे का हिस्सा है जहाँ पर रीढ़ की हड्डी मिलती है जंक्शन, उस पर ध्यान ले जाएं, जहाँ पर जो रियर लोब है ब्रेन का, तो उससे जो फ्रंट लोब में जो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, टेंशन कम होता है, और फिर हमारी समझने की किसी चीज को उसके डीपर समझने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रोसेस का ये एडवांटेज है, थिंकिंग विथ योर स्पाइन, स्पाइन जहाँ पर ज्वाइन कर रही है हेड के नीचे, गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे। देन पास बिफोर एक्टिंग, अगेन ये पास एक टाइम में नहीं, कॉन्शियसनेस में है कि हम किसी चीज को, अक्सर हम कुछ लोग आदत होती है कि तुरंत उसको रिएक्ट करते हैं, कोई हमसे बात कर रहा है हम किसी को तुरंत रिएक्ट करें, तो थोड़ा सा हम पास करें और फिर उस पर रिएक्ट करें। इन्होंने एक रेकमेंड किया है बुद्धिस्ट मांग का, जिन्होंने कहा कि टेलीफोन मेडिटेशन नाम दिया इसको। वो रेकमेंड किया जैसे टेलीफोन की पहली घंटी बजती है तो उसको हम न उठाएं, दूसरी घंटी पर स्माइल करें और तीसरी घंटी उठाएं, जवाब दें। उसमें क्या होता है कि अक्सर अनवांटेड टेलीफोन कभी कोई आते हैं और पहली घंटी उठा लेंगे तो हम जो उधर से कोई बात हो रही है तुरंत रिएक्ट करेंगे और वो रिएक्शन शायद प्रॉपर नहीं होगा, और इस प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा रिएक्शन प्रॉपर होगा, भले ही कोई अनवांटेड कॉल आ गई हो तो हम उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। और ये प्रोसेस हर एक चीज में लागू होगा। कभी हमें किसी के घर में आग लगने की सूचना आ गई तो अगर हम तुरंत उठ पड़े हुए बिना किसी प्रिपरेशन के, तो हम एक फायदे की जगह नुकसान कर देंगे अपना भी और जिसका हेल्प करने जाए। तो अवेयर होना, पास बिफोर एक्टिंग। अगेन इसमें कोई टाइम नहीं है कि 1 मिनट हो 2 मिनट हो, जस्ट कॉन्शियस में थोड़ा सा रुकें। तो ये भी अच्छे रिकमेंडेशन है एंड वी हैव टू फॉलो, और अगर प्रैक्टिस करें तो आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे, इसके एडवांटेजेस हैं। मेडिटेशन की अप्रोच बताया गया, अगेन वही चीजें जो हमने पहले बात किया और सभी लोग जानते हैं। अवेयरनेस ऑफ आई, aware of the contents of mind, thoughts, aware of subjective self that tries to be aware. It is drawn to other thoughts, just be aware, और उसको वहां लाइए वापस। When the awareness is become stable, let go, drop that which is aware, that is nothingness. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेज, एंड इसको हमें पहुंचना है धीरे धीरे, और इसको बढ़ाना है, इस स्पीड को बढ़ाना है। तो हम जो पर्पस है मेडिटेशन का फॉलो, यहाँ उन्होंने जो पतंजलि के 8वें अंग है उसकी बात किया है, धारणा, ध्यान, समाधि। और इस डायग्राम में ये 8वां का बात की गई है। नीचे से ये है, आसन से हम लोग फिजिकल बॉडी को ठीक करते हैं, प्राणायाम जो है उससे एथरिक बॉडी को ठीक होती है। अगेन प्राणायाम इज ओनली काम ब्रीदिंग, जो नियम है और यम और नियम है उससे हमारे इमोशंस ठीक होते हैं, और जो है धारणा, जो कंसंट्रेशन है, और प्रत्याहार, उससे हमारा लोअर मेंटल ठीक होता है, और जो ध्यान है उससे लोअर मेंटल हायर मेंटल दोनों पर ठीक प्रभाव होता है, और फिर इल्यूमिनेशन जो है बुद्धि चेतना पे जाते हैं। दी लाइट ऑफ मेडिटेशन, इसमें उन्होंने बताया कि फिजिकल बॉडी में जो है, अगेन जो अवेयरनेस है दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो इस चार्ट में सबको मेडिटेशन ग्राम दे दिया। जो अवेयर है दैट इज आल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन, जिसमें हम सांस लेते हैं और अवेयर होते हैं। तो फिजिकल बॉडी जो है इसमें इसकी स्वस्थ बनती है, उसमें पेन और डिस्कम्फर्ट अवॉइड होता है इस प्रोसेस से, और साथ ही हमें डाइट और एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, उसको ठीक करना पड़ता है, सप्लीमेंट्री उसको करना पड़ता है। जो एथिक डबल है वो हमारे नर्वस टेंशन स्ट्रेस को कम करते हैं, उसमें पेट की सांस और जो स्कैनिंग हेल्प करती है। इमोशंस जो हैं, जो पुश बटन्स हैं, वो इमोशनल प्रोसेस से फील होते हैं, और इसमें हमें जैसा पहले बताया कि राइट फिलॉसफी ऑफ लाइफ भी उसमें हमें उसको स्टडी करके उसको समझना पड़ेगा और अपनी कॉन्शियसनेस में उतारना पड़ेगा। जैसे हम लोग सभी फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, तो उस फिलॉसफी को कितना हम समझ रहे हैं, कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं, दैट विल हेल्प हमें इमोशंस को ठीक करने में। सो दोनों इमोशनल प्रोसेसिंग और राइट फिलॉसफी ऑफ लाइफ होना चाहिए। सो लोअर माइंड जो ऑटोमेटिक इधर उधर भागता है, उसको टेमिंग मेडिटेशन से ठीक किया जाएगा, और राइट फिलॉसफी ऑफ लाइफ उसमें लाई जाएगी, जो हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट माइंड है, जो वो भी ऑटोमेटिक कब जाता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें भी माइंड में आने लगती हैं, कोई विचार आने लगते हैं, उसको भी हम मेडिटेशन द्वारा जो
और फिलॉसफी, राइट फिलॉसफी द्वारा ठीक करते हैं। और जो ईगो सेंट्रिक है, जो साइकोलॉजी का जो अहम का सेंटर है, वो अवेयरनेस से 24 घंटे अवेयरनेस से उसका जो ग्रोथ होती है उसको एक्टिव होना शुरू करता है। इसको लाइट ऑफ मेडिटेशन नाम दिया। रिलेशनशिप की हमने चर्चा किया इस स्लाइड में और इसमें जो उन्होंने वही दिखाया कि मास्टरी ऑफ माइंड और पुश बटन से ठीक करना है, हेल्थ को ठीक करना है, इक्वालिटी पर्सनालिटी को लाना है। 3 स्टेप रिलेशनशिप बताया, सेल्फ अवेयरनेस, जेन्युइन लिसनिंग, हमने चर्चा किया, हार्मोनी, असर्टिवनेस। देन एक चीज और इसमें लाई गई है कि इसमें जो कैसे हम रिएक्ट करते हैं किसी पर, रिएक्शन किसी बात पर, उसको एक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराई जाती है। ये 3 लोग बैठते हैं, एक लिसनर है, एक ऑब्जर्वर है, एक शेयरर है। हम किसी को जेन्युइन लिसनिंग इसमें प्रैक्टिस की गई। तो जो अपना कुछ चीज बता रहा है, कुछ अनुभव बता रहा है, उसको एक आदमी लिसन कर रहा है, दूसरा आदमी, और तीसरा ऑब्जर्व कर रहा है दोनों को, दोनों के फेशियल रिएक्शन को, दोनों के जो जिस तरह की टोन निकल रही है। और उस समय कुछ नहीं, उसमें एक दूसरे से टोका टाकी करेंगे। जब खत्म हो जाएगा देन जो ऑब्जर्वर है वो बताएगा अपना इंप्रेशन शेयरर को, तुम कैसे बोल रहे हो, और लिसनर को बताएगा। देन उससे एक आइडिया बनेगा कि जो लिसनर है वो जेन्युइन लिसनिंग कर पा रहा है, और जो शेयरर है क्या उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि हमारी बात सुनी जा रही है। सो ये एक्सरसाइज भी इसमें इस पूरे अप्रोच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जब 3 दिन या 7 दिन का प्रोग्राम किया जाता है तो इसको कई बार चला जाता है, 2-3 सेशन चलाए जाते हैं। थ्री काइंड ऑफ वैल्यू की चर्चा की हम लोगों ने। देन रिव्यू ऑफ मैप ऑफ रियलिटी की बात की, क्लैरिफिकेशन बात की, सेल्फ मास्टरी की बात की, ट्रांसडेंशन की बात की, यूनिवर्सल वैल्यूज की बात की गई, जो इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, लव, कंपैशन, अल्ट्रुइज्म, सेल्फलेसनेस, जस्टिस, फेयरनेस, करेज, एब्सेंस ऑफ फियर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इनर पीस, टॉलरेंस, पेशेंस, परसिवरेंस, काइंडनेस। देन बताया गया क्यों इसको इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल वैल्यूज को हमने चर्चा किया, स्लाइड में वो दिखाया गया। और अपनी पर्सनल वैल्यूज को कैसे क्लैरिफाई करें, हमने चर्चा किया कि हम देखें कि हम क्या करना चाहते हैं अगले 3 साल में, अपने मृत्यु के बाद पहले क्या करना चाहते हैं, और उसको फॉलो करने के लिए क्या हम सेक्रीफाइस करने को तैयार। ये जो स्केच बनाया गया है इसमें कहा गया कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम पहले पूरा करने की कोशिश करें, फिर छोटी छोटी चीजें अपने आप उसमें आती हैं। अगर छोटी चीजों को पहले करेंगे तो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको करने का टाइम नहीं मिलेगा और उसकी हमारी एनर्जी से थक जाएंगे। तो इस प्रोसेस में है कि जैसे एक ग्लास में अगर आप पहले बारीक बालू रख दें तो ये बड़े कंकड़ पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर बड़े साइज के कंकड़ डाल दिए जाएं तो उस जो गैप आता है उसमें बालू फिट हो जाता है। ये उसकी एक रूपक दिया गया। इसमें जो वरीज की बात की गई, अपने प्लानिंग की बात की गई, जो कामों की, वो चार्ट में बताया गया है कि हम 4 कॉलम बना दें ये लिख करके, अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट अर्जेंट है उसको पहले टैकल करें, जैसे किसी की सडन इलनेस हो गई है, फैमिली में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, रिलेशनशिप में कोई सीरियस प्रॉब्लम है, अपने जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है। इम्पॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट है एक्सरसाइज, क्वालिटी टाइम, सेल्फ डेवलपमेंट, मेडिटेशन, रीडिंग, प्लानिंग। देन जो है नॉट इम्पॉर्टेंट अर्जेंट है, कोई अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ गया है, फोन कॉल आ गया है। देन मोस्ट नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट है टीवी शोज, न्यूज़पेपर पढ़ना और ये सब चीजें, कन्वर्सेशंस, फोन कॉल, ये सब चीजें। इस तरह से हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी, ये इन्होंने स्लाइड के फॉर्म में बताया। फिर जो इम्पर्सनल कोर वैल्यूज हैं उसको हमें अपने लोअर पर्सनालिटी में उसको उतारना है, और यही पर्पज है हर एक साधना का। हर एक हमारे जो लोअर पर्सनालिटी है उसके जो व्यवहार है, उसकी जो टेंडेंसी है, इम्पर्सनल कोर यूनिवर्सल वैल्यूज के अलाइनमेंट में आ जाए, पर्सनल और सोशल वैल्यूज को छोड़ करके, उसको त्याग करके, जो खास तौर से जो पर्सनल सोशल वैल्यूज यूनिवर्सल वैल्यूज से विरोधाभास में आते हैं। ये हमें अवेयर होकर अपने को डिसाइड करना है। कोर वैल्यू जो है नॉन निगोशिएबल, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं।
ये एट द फीट ऑफ मास्टर में भी कहा गया है कि जो प्रिंसिपल हैं, जो वैल्यूज हैं, उस पर कोई इसका समझौता नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी चीजों पर हम डील करें, जैसे अपनी पर्सनल वैल्यूज, अपनी सोशल वैल्यूज पर डील करें, और अपनी जो कोर वैल्यूज है उस पर कभी डील नहीं करना है। Personal values should not contradict universal values, otherwise will encounter impassable barriers to highest destiny. ये हमारे सांसारिक कार्यों में भी असफलता लाता है लॉन्ग टर्म में, भले ही शॉर्ट टर्म में फायदा हो, और हमारी आध्यात्मिक प्रगति को भी अवरोध करता है अगर हम यूनिवर्सल वैल्यूज को लाइन में नहीं चलते। ये जो दो वैल्यूज हैं, इंडिविजुअल यूनिवर्सल, ये हमारे जनरली लाइफ को चलाते हैं। जो हमारा लाइफ का काम इसमें कंपेयर्स दिखाया गया है, जो हमारे लाइफ जीवन के दिन प्रतिदिन जो दैनिक जीवन की जो गति होती है, दिशा होती है, जनरली हमारे पर्सनल और सोशल वैल्यूज से डिटरमिन करते हैं। इसके बारे में हमें अवेयर होना है, और जब वो क्लियर नहीं होते हैं तो हम मैकेनिकली काम करने लगते हैं उसके अनुसार। जैसे हमने बात किया वो पोल्यूशन ऑफ द रिवर बाई थ्रोइंग अपना मूर्ति का विसर्जन या वो जो पूजा की सामग्री का, इसको हम लोग बिना एक कॉन्शियस रूप से नहीं करते, एक मैकेनिकल करते हैं। तो अपने वैल्यूज को क्लैरिफाई करना है, और उस वैल्यू को क्लैरिफाई करने से ही हम अपनी डेस्टिनी को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो स्लाइड थे इसमें ये आ गया, अब इसको मैं बंद कर दूं। जो इंट्यूशन की थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। इंट्यूशन जैसा हम सभी जानते हैं कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसका ये सीधे बुद्धि चेतना से ये उत्पन्न होता है, उसी का एक फैकल्टी है। और इंट्यूशन हमारे में जगना चाहिए अगर हम सही चीजों को समझना चाहते हैं। इंट्यूशन है क्या? इसमें इन्होंने डिफाइन किया है कि इसको टू सी द थिंग्स इन देयर एसेंशियल नेचर, किसी चीज को उसके सही प्रकृति में देखना। अक्सर हम उसके बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं, सही मान लेते हैं, और उसको जो गहराई में उसको देखने की कोशिश नहीं करते। किसी चीज को गहराई से समझना, किसी विचार को या किसी चीज को गहराई से देखना, उसकी वास्तविक प्रकृति को देखने की कोशिश करना, इससे इंट्यूशन डेवलप होता है। कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, उसके पीछे क्या भाव है, उसको समझने की कोशिश करने से इंट्यूशन डेवलपमेंट होगा। टू सी थिंग्स एज दे आर बिहाइंड ओपिनियंस, लेबल्स एंड जजमेंट। यही आती है कि हम अनकंडीशनिंग करें अपने जजमेंट को, अपने लेवल्स को, अपने ओपिनियन को, और अनकंडीशनिंग इसलिए भी जरूरी है कि इंट्यूशन में जाने के लिए, नॉट ओनली फिजिकल और इमोशनल बॉडी को के डिसऑर्डर को खत्म करने की, बल्कि इंट्यूशन डेवलप करने के लिए भी वो अनकंडीशनिंग और जो पुश बटन को जरूरी है। जो इंट्यूशन है इंटीग्रेटिव होता है, ये हमारी विखंडक पर्सनालिटी को, जो हमारी पर्सनालिटी विखंडित है, हम कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उसको इंटीग्रेट करती है। हमारे जो परसेप्ट है और प्रैक्टिस है उसमें व्यवस्था लाती है। अक्सर मेजॉरिटी लोगों को डिफरेंस रहता है। इसमें कोई एनालिसिस नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं होता, कोई प्रायोरिटी नहीं होती, ये जो सही है उसी को मानती है। इसमें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, धारणा किसी के प्रति, किसी चीज के प्रति, वो खत्म होता है, और हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं इमोशनल, सोशल और जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर रहते हैं, वो भी उससे हम परे जाते हैं। लेकिन कुछ उसको समझते हैं, उसकी वैल्यू समझते हैं, लेकिन उससे हम प्रभावित नहीं होते, और हम फिर उसी समय उसको ट्रांसेंड करते हैं, उसके परे जाते हैं। और हमारे माइंड में जो अजम्पशंस हैं, जो तमाम तरह के हमने बना रखे हैं धारणाएं, उससे हम परे जाते हैं। इसमें जो है, जो चेतना है, जो सटल लेवल की, उसके बारे में अवेयर होते हैं, अपने जो हायर मेंटल की चेतना के बारे में अवेयर होते हैं, और अपनी बुद्धिक चेतना की अवेयरनेस भी शुरुआत हो जाती है। इसलिए जो सही इंट्यूशन है वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस होता है। स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है, आध्यात्मिक सजगता है, वो इंट्यूशन ही है। और जो सारा लक्ष्य है किसी योग साधना का, हमारी फिलॉसफी का, किसी ऐसी जो रियल जो आध्यात्मिक पद्धति है, जो आत्मविद्या है, उसका जो लक्ष्य है स्पिरिचुअल अवेयरनेस, बुद्धिक चेतना को जगाना। इंट्यूशन, कभी कभी हम लोग अपनी गट फीलिंग और हंच को इंट्यूशन मान लेते हैं।
अक्सर गट और हंच फीलिंग आती कई लोगों को और हम लोग समझ लेते हैं इंट्यूशन फीलिंग है। इसमें कहा गया है कि ये चीज नहीं है। गट और हंच फीलिंग एक लोअर लेवल की इंस्टिंक्ट होती है, दे आर नॉट इंट्यूशन। डिफरेंस क्या है? इंट्यूशन जो है किसी चीज को एसेंस को परसीव करता है, उसके सत्य को परसीव करता है, वो इंटीग्रेटिव होता है और उसमें नॉलेज फीलिंग और सब इंटीग्रेट होती है, उसके बियॉन्ड भी होता है। जो गट फीलिंग होती है वो पर्सनल होती है, व्यक्त होती है। जैसे कोई हमारे मन में आया कि हम वहां नहीं जाएं और हमें न्यूज आती है दुर्घटना हुई तो हम समझते हैं हमारा इंट्यूशन है, बट दैट इज नॉट इंट्यूशन, दैट इज ए गट और हंच फीलिंग। हंच और गट फीलिंग हमेशा पर्सनल होगी, पर्सनल के लिए होगी, और जो इंट्यूशन फीलिंग एक यूनिवर्सल के लिए होगी, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए होगी। ये मेन डिफरेंस बताया गया है। क्लैरवायंट विजन इज नॉट इंट्यूशन, वो भी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। क्लैरवायंट विजन इज जस्ट हमारा एक एक्सटेंशन ऑफ हमारे इंद्रियों का है। हम कोई चीज जो अभी हमारी जो चक्षु हैं, जो मानसिक चक्षु हैं, देख पा रही हैं, क्लैरवायंट विजन में वो क्षमता देखने की दूरी और उसकी जो सटलनेस बढ़ जाती है, दैट इज ऑल, बट दैट इज नॉट इंट्यूशन। उसमें भी गलतियां होती हैं। इसलिए थियोसॉफिकल लिटरेचर में बताया गया कि इवन क्लैरवायंट विजन भी जो है विजनरी गलती करते हैं। आपको याद होगा जब ऑर्गेनिकल केमिस्ट्री लिखी गई थी तो लेडबीटर और एनिबेसन दोनों ने कहा कि एक आदमी देखेगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा लिखेगा, और उसके लिखने में गलती हो जाए इसलिए दूसरा आदमी फिर ऑब्जर्व करेगा, फिर पहला लिखेगा, और दोनों में जो कॉमन होगा उसी को माना जाएगा। और ये आया है कि क्लैरवायंट विजन में भी गलतियां होती हैं, और लेकिन जब इंट्यूशन वाले पहुंचता है तो उसमें गलती नहीं होती। ये फर्क है। नर्चरिंग इंट्यूशन, इंट्यूशन को नर्चर कैसे किया जाए, उसको रेगुलर मेडिटेशन द्वारा और डिटैचमेंट द्वारा, जिसको वैराग्य कहा गया है, विवेक वैराग्य जो बात की गई है, और फिर हम अपने सटल लेवल के अवेयरनेस द्वारा, खासतौर से अवेयरनेस मेडिटेशन द्वारा, अपने इनर जो अंतर की चेतना है उसके बारे में अवेयर होना। अंतर चेतना सभी आ जाएगी, उसमें फीलिंग्स और थॉट्स, हमारे रिएक्शंस, और जो हमारे फियर्स हैं, जो बायसेस हैं, इससे अवेयर होना, उसको हटाने से इंट्यूशन। ये सारा जो प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस का, इसका एक गोल ये भी है कि हमारे इंट्यूशन को डेवलप करना। जब हमारे सब को अवेयर हो जाएंगे, दैट विल हेल्प अस टू डेवलप इंट्यूशन। और जो कोई चीज है उसके अल्टीमेट चीज पर रिफ्लेक्ट करना, जैसे हमने बताया कोई भी धारणा है, कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, उसका अल्टीमेट एसेंस क्या है, उस पर हम थोड़ा विचार करें, सतही ढंग से न पढ़ें, तो फिर वो इंट्यूशन डेवलप करने का। इसलिए जब सीक्रेट डॉक्ट्रिन की स्टडी की बात आ जाती है तो उसके बारे में मेथड जो ब्रॉडस्की ने बताया कि हम एक तरह से पहली पेज से दूसरी पेज तक पढ़ना नंबर शुरू कर दें, दैट मीन ओनली रीडिंग। पहले उस चीज पर जाएं जिसके बारे में हमें इंटरेस्ट है, इंडेक्स पे देखें और उसको गहराई से सोचने समझने की कोशिश करें। वो मेथड इसलिए रिकमेंड किया उन्होंने कि दैट विल हेल्प अस डेवलप इंट्यूशन। और सीक्रेट डॉक्ट्रिन जैसी पुस्तकों की स्टडी का एक मुख्य उद्देश्य ही बताया ब्रॉडस्की ने कि दैट विल हेल्प अस डेवलप इंट्यूशन, प्रोवाइडेड वो हम प्रॉपर मेथड से उसको स्टडी करें, न कि एक जनरल किताब की तरह। इसलिए जो क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं वो हमें कंडीशन माइंड के बयान जाती हैं। हम किसी चीज को नई ढंग से सोचें, एक ढर्रा बन गया है, परिपाटी बन गई है, उस चीज से मत सोचें, अपना विवेक लगाएं, और हर चीज को जो परिपाटी है, जो प्रथा है, इसी को एट द फीट ऑफ मास्टर में भी कहा गया है कि किसी प्रथा, किसी परिपाटी को एक्सेप्ट न करें, भले ही हजारों साल से हो। अपना हम बुद्धि और तर्क उसमें लगाएं और समझने की कोशिश करें क्या सही है। वो इसलिए कि वो भी हेल्प करेगा जो इस पूरी जो प्रोसेस का जो लक्ष्य है इंट्यूशन को डेवलप करने। और जहां तक वो इम्पर्सनल हो, पर्सनल जब तक हम रहेंगे तब तक इंट्यूशन डेवलप नहीं हो पाएगा। आप व्यक्ति से व्यक्ति होना है। अप्रिशिएशन जो नॉन पर्सनल है और पर्सनल में जो फर्क बताया है कि पर्सनल में हमारे कुछ डिजायर होते हैं, अटैचमेंट होता है, क्रोध होता है और रिजेंटमेंट होता है। नॉन पर्सन में हम अप्रिशिएट करते हैं और या डिसअप्रूव करते हैं, बट एक निरपेक्ष भाव से किसी चीज को हम अप्रिशिएट करेंगे या डिसअप्रूव करेंगे, बट अंदर से उसमें कोई राग या द्वेष नहीं रहेगा। दैट बी नॉन पर्सनल। तो ये नॉन पर्सनल अप्रोच भी हमारे इंट्यूशन को डेवलप करने में मदद करता है। इसी तरह हम जो नॉन पर्सन में हम सबके प्रति, सब चीजों के प्रति, सब विचारों के प्रति फेयर रहेंगे, जस्टिस रहेंगे, न्यायपूर्ण करेंगे, और केवल अपने पद्धति, अपने परिपाटी, अपने विचार के प्रति एडवांटेज नहीं मानेंगे, उसको सही नहीं मानेंगे, सबको देखेंगे
और सबको एक निरपेक्ष भाव से जजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल का जीवन जीने की कोशिश करेंगे, केवल लाइक और डिसलाइक का नहीं, और केवल अपने प्रेफरेंस के लिए नहीं, कोर वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू में जाने की कोशिश करेंगे। अनकंडीशनल लिसनिंग करेंगे, जेन्युइन लिसनिंग करेंगे, बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों की बात सुनने की कोशिश करेंगे, फिर उसमें अपना निर्णय करेंगे सही क्या है गलत क्या है, एक असर्टिव अप्रोच से, न कि एग्रेसिव अप्रोच से। देन कंपैशन एंड लव सबके प्रति रहेगा, जो हमसे एक डिफरेंट विचार रखता है उसके प्रति भी, यहाँ तक कि अपने जो एनिमी है उनके प्रति। तो ये सब जो कवर किया गया है, ये सब इंट्यूशन को डेवलप करने का एक मोड होगा, एक हेल्पफुलनेस होगी। उसके बाद जो आता है जो अवेयरनेस के इफेक्ट क्या होंगे, इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, पहले नॉर्मल होता है आदमी, जो उसका जो एबनॉर्मलिटी है उसके फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, जो डिसऑर्डर है वो नॉर्मलाइज होता है, और इंटीग्रेशन होता है, जिसमें होता है कि हमारे जो लोअर मेंटल और इमोशन में काफी विखंडन है, उसमें विरोधाभास है, वो खत्म होता है, और फिर हम ट्रांससेंडेंस बातें परे जानते हैं, हायर चेतना में जाते हैं। जो नॉर्मलाइजेशन जो फर्क होता है, उससे हमारा जो बॉडी में बहुत फिजिकल और इमोशनल में जो टेंशन है वो उसमें रिलैक्सेशन होती है, हम ज्यादा उसको अंदर से एक पीस वेल बीइंग महसूस करते हैं, जो रियल हैप्पीनेस है। और जो कंजेशन है प्राण का, एनर्जी का, उसको कंजेशन दूर होता है, उसकी प्रवाह स्मूथ होती है, और जो माइंड एजिटेट करता रहता है वो शांत होता है, काम होता है, उससे हमारे इनर पीस, इनर एक स्टेबिलिटी आती है, इनर हैप्पीनेस आती है। जो मूवमेंट है हमारा, इवन फिजिकल मूवमेंट वगैरह और इमोशनल मूवमेंट, मेंटल मूवमेंट, वो एक व्यवस्थित रूप में आ जाते हैं, कोई जल्दी हल्दबाजी में या कोई अनथिंकिंग या अनथॉटफुल एक्शन नहीं होते हैं। जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है वो भी फ्रेगमेंटेड है, वो हमारी इंटीग्रेट होती है। जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो एक स्टेज में लोगों को न्यूरोसिस हो जाती है, और उस अवस्था तक पहुंचने के पहले ही सबको ठीक करना है। इसलिए अवेयरनेस का इम्पोर्टेंस है जीवन में, अपने सांसारिक जीवन के लिए और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। अवेयरनेस एक सिंगल मोस्ट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग द फ्रेगमेंटेड एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस। तो बताया गया है कि अवेयरनेस जो है एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे जीवन में, होना चाहिए। उसको इंटीग्रेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, हर एक लेवल पर जो 7 लेवल हैं उसको इंटीग्रेट करने के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी को इन्होंने कोट किया है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इसको विचार लाए हैं, जैसे कल हमने चर्चा किया था, चाहे अब्राहम मैस्लो हुए, कार्ल जंग हुए, उन्होंने भी इसकी चर्चा किया है। बट ऑफ कोर्स वो डिफरेंट लेवल की बात करते हैं, बट वो भी हेल्पफुल होता है। तो अवेयरनेस जो है, इसके फायदे बताए गए, इसका प्रभाव क्या होता। अब अवेयरनेस है क्या, कल थोड़ी सी चर्चा की गई अवेयरनेस और नॉलेज में, उसको डिफरेंस हम लोगों ने देखा। बट अवेयरनेस भी स्वयं एक एनर्जी हो जाती है, एक एनर्जी है कॉन्शियसनेस की। जैसे कॉन्शियसनेस की कई एनर्जी के फॉर्म में वो मैनिफेस्ट होता है कॉन्शियसनेस। कुछ हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कॉन्शियस होता है, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है जिसमें हमारे अंग अपना एक्शन करते हैं, लिम्स, दैट इज ऑल्सो कॉन्शियसनेस की एक मैनिफेस्टेशन है। जो हमारी इमोशंस है वो भी उसी की मैनिफेस्टेशन है, जो हमारे विचार हैं, जो बॉडी निकलती है, वो भी उसी की मैनिफेस्टेशन है। अवेयरनेस इज ऑल्सो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस, ये कोई बाहर की नहीं है। वो जनरली हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं, और इस प्रोसेस हम उसको यूज करते हैं और उसको आगे वो, और इसमें फर्क है, बाकी जो एनर्जीज हमारे ईगो सेंस से आइडेंटिफाई होती हैं, हमारे सेल्फ सेंटर से, ये हमारे ईगो सेंस के परे होती है। अवेयरनेस एक ऐसी एनर्जी है जो दूसरी एनर्जी के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, इमोशंस के साथ, थॉट के साथ, और जो चीज हम अवेयर होते हैं उसको हम मास्टरी कर लेते हैं, उसके हम स्वामी बन जाते हैं, उसको अपने बस में कर लेते हैं जिसकी चीज। जैसे हम अगर माइंड के बारे में अवेयर हो जाए तो माइंड हमारे बस में आ जाएगा, फिर उसके अनवांटेड थॉट नहीं आएंगे। अगर इमोशंस के बारे में अवेयर हो जाए तो इमोशंस को अनवांटेड इमोशन नहीं उठेंगे, इमोशनल डिसऑर्डर नहीं होगा। अगर हमें बॉडी के बारे में, कंडीशन के बारे में अवेयर हो जाए, जैसे बात की गई प्रोसेसिंग में, तो हमारी बॉडी में जो डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स इमोशन जो अवेयरनेस है, दैट
हमें कैपेसिटी लाता है टू मास्टरी ओवर दी अपने प्रिंसिपल्स, अपने बॉडीज, अपने व्हीकल्स। अवेयरनेस जो नॉर्मलाइज करता है अबनॉर्मल सिचुएशन को, जो अबनॉर्मल सिचुएशन हो गई है हमारे बॉडी में, हमारे प्रिंसिपल्स को नॉर्मलाइज करता है। जैसे टेंशन है, ब्लॉकेज है, इसको दूर करता है। जिसको हम अवेयरनेस होते हैं जिसके बारे में, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, उससे भागते नहीं, उसको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे पुश बटन की बात की, पुश बटन को साफ करते हैं, उस जो सोर्स है पुश बटन, उससे हम भागते नहीं, उसको फेस करते हैं और फिर उसको, उसका प्रभाव खत्म कर देते हैं। जिसके बारे में हम अवेयर हो जाते हैं उसके बियॉन्ड चले जाते हैं। अवेयरनेस का एक और गुण बताया गया है कि जिसके बारे में अवेयर होते हैं उसके बियॉन्ड जाते हैं। दैट मीन्स हमारी जो क्षमता है अवेयर होने की, अवेयर होने के साथ साथ बढ़ती जाती है। अगर हम फिजिकल बॉडी में प्रोसेसिंग शुरू कर रहे हैं तो हमारी इमोशनल बॉडी में अवेयरनेस अपने आप टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर हम इमोशनल बॉडी की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो हमारी मेंटल बॉडी की जो मेडिटेशन की जो हमारी टेंडेंसी है, जो वृत्ति है, जो हमारी क्षमता है, वो बढ़ेगी। और मेडिटेशन में स्ट्रक्चर मेडिटेशन में अगर हम अवेयर होते हैं तो हमारी अनस्ट्रक्चर्ड मेडिटेशन भी, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी वृत्ति बढ़ती है। तो ये एक अवेयरनेस का एडवांटेज है। जिस लेवल पर अवेयरनेस है वो उस लेवल के बियॉन्ड भी अवेयरनेस की गति पैदा करता है, उसकी क्षमता पैदा करता है। तो मेरे ख्याल से इसको यहाँ बंद करें, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करें। क्यों तनेजा जी? जी ठीक है। बाकी हम लोग कल थोड़ा मेडिटेशन करेंगे और रिमेनिंग पार्ट और कंक्लूजन कल करेंगे। जी हाँ जी, किसी ने अपनी बात रखनी तो रख सकते हैं, कुछ पूछना हो, कुछ अपनी बात ऐड करना हो इसमें। पांडे साहब नमस्कार। 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 पांडे साहब ने एक भय की बात की, जो फियर है ये हाँ। एक बहुत दुश्मन है मनुष्य जीवन का। तो जैसे बचपन में अगर आदमी एक बार डर गया तो वो डर लगता है परमानेंट, उसके जीवन में उसका एक भाग हो जाता है। एक उदाहरण ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट जब ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लड़ रहा था तो हार रहा था, उसका ब्रिटिश सेनापति लगभग हारने वाला था। तो उसने सोचा कि मैं नेपोलियन बोनापार्ट को कैसे हराऊं। तो दुश्मन की कमजोरी का पता किया और सीआईडी लगा के ये पता लगाया कि नेपोलियन बोनापार्ट बिल्ली से बहुत डरता है। बिल्ली से तो 100 बिल्ली ला करके, हजारों बिल्ली ला करके सामने रख करके और लड़ाई के मैदान में उतरा। नेपोलियन बोनापार्ट भाग गया और वो हार गया। तो पता ये कि बचपन में जब छोटा था वो 4 साल का, तो उसके छाती पर एक बिल्ली कूद गई थी और बिल्ली कूदने के वजह से वो जो डर है, वो भय है बिल्लियों का, वो उसके अंतरात्मा में समाहित हो गया। तो ये आपने जो भय की बात कही, बचपन की, अपनी भी बात की, वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत बढ़िया, वो बिल्कुल सही है। तो बचपन की बात क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने जिक्र किया है विक ने अपनी किताब में कि जब लेडबीटर चेला बनाए गए महात्मा द्वारा, तो लेडबीटर किसी सेंट से परिचित थे और उनको लगा था वो सेंट बहुत उच्च कोट के सेंट हैं, होली हैं। तो उन्होंने मास्टर से कहा कि आप उनको क्यों नहीं चेला अभी तक बनाए। तो महात्मा ने लेडबीटर को जो जवाब दिया वो इस तरह है कि केवल हम आउटर होलीज नहीं देखते, उनके मन में, वो बचपन में किसी ने उनके प्रति कोई दुर्व्यवहार किया था, उनके मन में वो रिवेंज की भावना अभी तक है, वो हम देख पा रहे हैं। तो जब तक वो रिवेंज की भावना रहेगी, बचपन वाली जो आप बचपन की जिक्र कर रहे हैं, तब तक वो आदमी चेलाशिप के लिए फिट नहीं। तो जब तक हमारे अंदर डर है, रिवेंज की भावना भी एक डर ही है, जो बदले की भावना वो भी एक डर है। तो जब तक कोई भी डर की भावना होगी तो हम इस पाथ पर हमारी प्रगति होगी। जितना ये सब जो है, जैसे बड़ा क्लियर करते हैं जो थियोसॉफिकल लिटरेचर हैं, हमारे जो बड़े विद्वान लेखक लिख गए हैं, वो बड़े क्लियर हैं। इसको और इसको कैसे दूर भगाया जाए, कैसे एक घटना आपसे शेयर करना चाहते हैं। भागे नहीं, उसको सोचें। और बॉडी को ये जो प्रोसेस बताया गया है विक ने अपनी किताब में, दिस इज वेरी हेल्पफुल। कि सिंपली अवेयर हो जाए तो खत्म हो जाएगा, उसको रिएक्ट नहीं करें, अवेयर हो जाएं। उसको अगर उसके बारे में हम रिएक्ट करते हैं तो उसको और गहरा करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। खाली अवेयर हो जाए, अपने आप हो जाए। जैसे मेडिटेशन में अवेयर होते हैं तो माइंड एकदम शांत हो जाता है बिना एफर्ट। तो अगर हम बॉडी में जो अनकंफर्टेबल होते हैं उस भावना से, उसको याद करें, ये नहीं कि उसको टालें, चलो भूल जाओ, भूल जाने से नहीं होता, वो याद करें और फिर बॉडी को देखें, बॉडी में क्या हो रहा है, क्या अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो अवेयर हो जाए एक भाव से।
और फिर उसको ध्यान दें पूरे शरीर में नीचे तक, तो कई सेकंड में खत्म हो जाए वो जो है बदले की भावना, फ्री। ये वही पुस्तक है सर जो स्कूल में पढ़ाई गई थी मिस्टर हाँ? हाँ, वही बेसिस है जो उनकी किताब है। उसमें थोड़ा उदाहरण वगैरह हमने अपनी तरफ से दिया है। नहीं, वो आप काफी चीजें ऐड किया आपने। हाँ, बट मेन तो बेसिस ही है। और ये बहुत अच्छी किताब है, जहाँ भी लेता हूँ लाइक बाई यंग लोगों को, ओल्ड लोगों को, और इसको मैं कभी 1 घंटे के टॉक में, कभी 3 दिन के, कभी इसमें ले रहा हूँ, तो एवरी सब करते हैं। और ये उनका भी अनुभव, दुनिया में इसको प्रोग्राम किया, यूजफुल। और मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम को रेपिटेशन होना चाहिए, खासतौर से जो यंग मेंबर आते हैं, तो बच्चे आते हैं, स्टूडेंट होना। सर, ये फियर की बात चल रही है, मैं एक बात जरा कहना चाहूंगा कि ये फियर सिर्फ इस लाइफ का नहीं होता, ये तो पास्ट लाइफ के भी कई होते हैं। जैसे इयान स्टीवेंसन ने स्टडी की, बहुत स्टडी की उसने पूरे वर्ल्ड में, तो उनके कई एग्जांपल्स दिए। एक उनने दिखा कि एक वो आदमी था, वो पानी के नजदीक जाने से बहुत डरता था, किसी रिवर साइड में या समुद्र के किनारे। तो उन्होंने उसको पास्ट लाइफ उसकी स्टडी की, रिग्रेस किया या जैसे भी किया, तो उन्होंने ये ही फाउंड आउट कि वो लास्ट इनकारनेशन में उसकी डूबने से मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी बाय ड्राउनिंग। तो इसलिए वो इस जन्म में बहुत ज्यादा डरता था वो। तो इस टाइप के फियर्स को जो प्रीवियस लाइफ से कैरी हुए हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? जैसे स्विमिंग का एग्जांपल दिया, जहां तक मैं समझता हूँ उसको जानबूझ के स्विमिंग करना पड़ेगा, वो तालाब या समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा और पहले अपनी बॉडी को देखे, मैं इसमें जंप करने जा रहा हूँ, बॉडी में क्या हो रहा है, ही हैज टू गेट अवेयर, और वो ठीक हो जाए तो स्विमिंग करना पड़ेगा, तभी वो डर जाएगा, अदरवाइज जाएगा नहीं। तो आप इनफैक्ट इमोशनल डिसऑर्डर जितने कुछ बटन है केवल इसी जन्म का नहीं, हम पिछले जन्म से लेके आए हैं, कुछ उसमें बहुत से लाए हैं। तो और पूरी साधना पद्धति जो प्रोसेस का जो एम होता है कि हम पुराने जन्म से टेंडेंसी लाए हैं, जो गलत टेंडेंसी, उसको खत्म करें, सही चीज को समझ करके और सही प्रैक्टिस करके। तो चाहे इस जन्म की सबकॉन्शियस माइंड से में ये कुछ बटन बने हों, चाहे पिछले जन्म से हम लाए हों, ये सारे इस प्रोसेस से ठीक हो सकते हैं, जो भी प्रोसेस बताई जाती है इस तरह। और पांडे जी नमस्ते। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते। वेलकम साहब, वेलकम। वेरी नाइसली आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू साहब। मेरा आवाज सुनाई आता है? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। It is good that you could find time to join, sir. No, whatever you are thinking about the fear, one more point we can add to it. Yes. This fear of death and fear of sickness. Yes. Many times it is a doorway to health. Yes. That we must understand. It is a doorway to health. This fear may be positively taken as a doorway to health. The fear of ill health would many times work out to be attentive in matters of health habits. Yes. And this looks to be a fallacy. This looks to be fallacy, but it is true. For example, HPV wrote Secret Doctrine when she was not in good health. Yes. And Darwin also wrote all about his origin of species after traveling a lot, and when he was relaxing and not well, that time he thought over this. Yes. So when man finds himself slightly diabetic, he takes a better routine with choicest food, exercise, etc. So what is not possible in health condition sometimes becomes possible when there is ill health. So there should not be fear of ill health, sickness, and therefore it is the doorway to health. So fear can be used as a door health for the health, longevity, health, etc. Thank you for your all presentation. Very good slides you shown. I liked all that. You have prepared a lot. Very good, US Pandeji. Thank you. What Chindaji mentioned, that is very important. और ये right philosophy of life जो है, वो that is also important. तो हम जो process करें उसके साथ right philosophy of life को भी अडॉप्ट करना है, ना कि कोई wrong philosophy of life. अगर उसी में पड़े रहते हैं जो wrong philosophy of life को हम पास करें, तो that effect result will not come.
तो डेथ क्या है, गॉड क्या है, और इसीलिए इतना लिटरेचर बनाया गया था इसमें, गॉड के बारे में, प्रेयर के बारे में, असली प्रेयर क्या है, असली गॉड क्या है, विचार क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और पुराने विचारों को हमें हटाना है। सो दैट साथ साथ चलना है तो सब खत्म होगा। और जैसा शिंदे साहब ने कहा कि हमारे जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम उसका एडवांटेज ले सकते हैं, दैट इज आल्सो एनर्जी, एंड इफ यू अगर प्रॉपर उसको डायरेक्शन लाएंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू बेटर थिंग्स। हर एक वाइस बिकम्स वर्च्यू, एवरी वाइस हैज गॉट पोटेंशियल टू बिकम वर्च्यू। हमारे एक मेंबर ने क्वेश्चन डाला है, मानसी जी आप हो तो आप सीधा ही बात कर लो पांडे जी से। मानसी जी, हेलो, आर यू हेलो, ऑन हाँ कॉल? जी सर। हाँ हाँ जी बताइए सर। पांडे जी जी। सर, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन था कि आपने अभी मेंशन किया था कि सीक्रेट डॉक्ट्रिन में एचपीबी ने बोला था कि अगर इंट्यूटिव ग्रोथ चाहिए है तो वी कैन पिक अप अ टॉपिक फ्रॉम अ बुक दैट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, वी कैन पिक अप अ टॉपिक। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दीजिए कि हाउ डज दिस ऑल अबव हेल्प, एग्जैक्टली क्या होता है इस पे, थोड़ा सा देखिए इसको एक बार इसमें फिर से बता जब दीजिए। कोई चीज हम स्टडी करते हैं तो उसमें कुछ चीज हमारे इंटरेस्ट की हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। अगर हम सीधे नॉन इंटरेस्ट वाली चीज लेंगे तो हमारा मन उजट जाएगा, तो उससे होना क्यों नहीं होगा। तो व्हाट शी रिकमेंड्स कि अगर सीक्रेट डॉक्ट्रिन को आप एक पेज से दूसरे पेज सीधे पढ़ना शुरू करेंगे लाइक ए बुक, तो यू विल गेट मोर कंफ्यूज। कई ऐसे ऐसे विचार हैं दो दे आर राइट, बट उसके बारे में हम अवेयर नहीं है, वी आर नॉट, कोई कंसेप्ट नहीं है, तो हम कंफ्यूज जाएंगे। तो पहले इंडेक्स में जाइए, उसमें तो हम जैसे नारद है, मान लीजिए नारद, अगर नारद के बारे में आपको कुछ रुचि है तो नारद के पेज में देखिए क्या क्या मेंशन है, मेक आउट ए नोट। फिर नारद के बारे में जो पुराणों में लिखा है, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन का है क्या चीज है, तो समझने की कोशिश करिए व्हाट इज नारद। तो देन योर इंट्यूशन विल डेवलप। जब ऐसा काफी प्रैक्टिस कर लें, सीक्रेट डॉक्ट्रिन को स्टडी कर लें, मान लीजिए विष्णु पुराण के बारे में, विष्णु पुराण का बहुत कोट है सीक्रेट डॉक्ट्रिन, विष्णु पुराण में क्या कोट है, उसके बारे में क्या कमेंट्री है, प्लॉट्स की क्या कह रही है, तो स्टडी करिए। तो इस तरह से अगर स्टडी करेंगे तो वो हम दैट विल हेल्प इन डेवलप इंट्यूशन, और फिर बाद में पूरी सीक्रेट डॉक्ट्रिन पढ़ी जा सकती है वन टू वन। शुरू में अगर स्टेंजा पढ़ना शुरू कर देंगे तो यू मे गेट बोर्ड और कंफ्यूज कि इसमें क्या कहा गया है और ऑल दोस थिंग्स। तो दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज रिकमेंडेड। उनसे कई बार पूछा जाता है कि ये किताब बहुत डिफिकल्ट है, कैसे इसको पढ़ें, तो सी टोल्ड वन ऑफ द मेथड। लेकिन जो पढ़ चुका है ये सब चीजें वो शुरू से पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। जी पांडे जी जी सर, वो समझ बोलिए गई, उनको, हाँ जी। हाइजेनबर्ग एंड एंगस्टाइन। यस Einstein advised Heisenberg, when यस you find difficulty in solving your problems, यस just open the secret doctrine and involve in it, so that when the contesting is changed, यस entirely he can get the solution that he यस can tell. यस यस उसमें आइंस्टीन ने कहा था, जो साइंटिस्ट थे, अपने फेलो साइंटिस्ट को, हाइजेनबर्ग को, अगर कोई आपके पास मुश्किल समस्या आती है, so look into index of the secret doctrine, you will find some topic which may relevant to that, and start reading those pages, those paragraph. Probably you may get some hint of that solution, and that will also develop intuition. So इसलिए वो recommend किया गया है उसको स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए। और जो मुख्य पर्पज है स्टडी डॉक्ट्रिन का, जैसे और उस तरह की किताबों का, आईसी सनवेल का, महात्मा कन्नटर का, उसका मुख्य पर्पज है कि उसकी स्टडी डीपर की जाए, न कि सुपरफिशियल तरीके से। दैट विल हेल्प अस डेवलप इंट्यूशन, दैट इज वन ऑफ द एम, और वो इसी पद्धति से आएगा। थैंक यू पांडे थैंक जी। यू सर। इनफैक्ट कई लोगों ने कहा कि इसकी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, तो उन्होंने कहा कि इसलिए बनाई गई है लैंग्वेज खासतौर से कि योर माइंड शुड स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के और माइंड विल नॉट एडवांस। अगर आसान की तरह लैंग्वेज लग गया तो एंजॉय करेगा, इट बी एंटरटेनमेंट। जैसे हमारे मसल जब एक्सरसाइज करते हैं तो मजबूत होते हैं, तो हमारा माइंड स्ट्रगल करना चाहिए। इसलिए स्टडी सीक्रेट डॉक्ट्रिन में ऐसे कई शब्द आएंगे जिसका अर्थ नहीं है मालूम आपको, तो डिक्शनरी रखनी पड़ेगी। डिक्शनरी रखने के बाद भी कुछ शब्द नहीं आएंगे, उसको उनका अभी छोड़ दीजिए, बाद में प्रेस। तो बढ़िया डिक्शनरी होनी चाहिए और उसको नोट बनाइए, दैट विल बी प्रॉपर स्टडी। यस थैंक यू शिंदे जी ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा। यस Thank you, thank you, thank you. और किसी को कोई क्वेश्चन या एडिशन करना है प्लीज।
हाँ वसुमती जी बताइए। नहीं सर, बीच में एस.के. पांडे जी कुछ पूछ रहे थे, शिव कुमार पांडे जी कानपुर से कुछ पूछ रहे थे बीच में, जो कि कट हो गया। अगर वो हैं तो उन्हें पूछ लिया जाए। शिव कुमार पांडे जी बताएं। अरे भाई साहब, असल में एक केस हमारे पास आता है, वो अभी इस समय करीब 40 के बराबर उम्र होगी। कई लोगों का माइक ऑन है, क्या म्यूट कर दीजिए बाकी लोग। हाँ बोलिए पंडित। हाँ, तो वो उसने बचपन में एक वो जो मदारी खेल दिखाता था हम लोगों के बचपन में, और जिसमें वो झपिया रख करके नीचे छोटा बच्चा ले जा करके और चाकू से उसका गला काट के देख, मतलब ऐसा दिखाता था वो, और वो खून भरी चाकू बाहर निकालता था और सारे बच्चे ताली बजाओ करके, और फिर वो जिसकी जेब में पैसा है वो मुझे दे, ऐसा करके वो था बहुत पहले का। तो वो अपने बचपन की स्टोरी, उससे उसको एक फियर डेवलप हो गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो वो जब अब बड़ा हो गया तो वो फियर उसके साथ अभी तक चला आ रहा है। तो मैं 3 साल से बहुत उसकी काउंसलिंग भी किया मैंने और बहुत वो किया। तो एक फायदा ये हुआ कि उसकी जो साइकेट्रिस्ट से दवा चल रही थी वो बंद तो हो गई, लेकिन वो काफी स्वस्थ भी हो गया, और बीच में अभी फिर से उसको वो चीजें उभर करके बाहर आ गई। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये कंसल्ट करना चाहता था कि और क्या तरीका अपनाएं उसको। ये जो प्रोसेस है ये वाली, तो मैंने उसको बहुत सारी चीजें सिखाई, तो अभी और क्या हो सकता है कि वो पूरी तरह से ये जो बॉडी की सेंसेशंस को अवेयर कराइए, जो प्रोसेस है बड़ी इफेक्टिव है। सेंसेशंस इतनी ज्यादा डेप्थ में रहती हैं कि वो एकदम से घबरा उठता जो है, और वो धीरे कम होगा। वो जैसे बताया ना कि कभी कभी आदमी चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, वो सब आएगा। सो दैट वी हैव टू बेयर, लेकिन धीरे धीरे कम होंगी अगर कई लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस किया जाए। जो डीपर इमोशंस हैं उसमें कई हफ्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक ही साइकिल नहीं जाएगी। पहले तो उसको खुद ही नहीं पता था, वो खून देखते ही एकदम से बेहोश हो जाता था। जब वो यहाँ हमारे पास आने लगा तो फिर मैं उसको पीछे ले गया, तो पीछे जा करके तब उसने उसको स्टोरी को रिमेम्बर किया, उसके मेमोरी में आया, रिकलेक्ट किया, तब फिर मुझे ये लगा कि ये वही से डर इसका चला आ रहा जो है। तो बहुत ही बुरी डिप्रेशन में चला जाता है वो। इन्होंने काफी एग्जाम्पल दिए हैं किताब में, और मैंने भी अनुभव किए हैं पर्सनल भी। ये प्रोसेस हेल्पफुल है, इवन डीप इनग्रेन्ड जो फियर है और ऐसे साइकोसिस में हेल्पफुल करता है। यस, उसमें थोड़ा लंबा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे वो फिजिकल जो डिसऑर्डर है, दर्द है, अगर क्रॉनिक दर्द है तो कई दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा, एक ही साइकिल में नहीं ठीक होगा, लेकिन इफेक्ट पड़ेगा, कम तो होगा ही। दैट इज डेफिनेट। ठीक है, थैंक यू शिव कुमार पांडे जी, आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सुदीप मिश्रा जी इलाहाबाद से ज्वाइन किए हैं। सुदीप मिश्रा, आपको कमेंट ओवर है? यस सर। एनी कमेंट? नो सर, नो कमेंट। You explained very well, so I don't have any words. सुनीता नमस्कार पांडे जी। हाँ नमस्कार सुषमा जी। पांडे जी। हाँ सुनीता जी बोलिए। हाँ सर, आपने कल जो सांस लेने की वो प्रक्रिया सिखाई थी, जैसे पेट से सांस लेना है, तो वो हमने करके देखा तो उससे काफी फायदा हुआ है सर। यानी काफी बॉडी में काफी ऐसा रिलैक्स लगता है, माइंड में भी और शरीर में भी। जैसे करके देखा था हमने, तो फायदा होता है, बहुत अच्छा लगा। और आपका लेक्चर भी बहुत अच्छा है, और आज सुना मैंने कल का भी आज का भी, और उस पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, आप कहे तो मैं थोड़ा पढ़ के बताऊं? हाँ बताइए। हाँ देखिए, सृष्टि अवेयरनेस के बारे में जो आपने आज बताया कि हमें किस तरह से जागृत रहना चाहिए हर समय, यानी तो सृष्टि के निर्माता हो ईश्वर भले ही, पर यह चलती अंशतः मानव के विचारों से। सृष्टि के निर्माता हो ईश्वर भले ही, पर यह चलती अंशतः मानव के विचारों से। संसार गुजर रहा हो यदि संघर्ष रूपी चक्र से, संसार गुजर रहा हो यदि संघर्ष रूपी चक्र से, तो भला कैसे बचा जाए सृष्टि के इस वक्र से। तो भला कैसे बचा जाए सृष्टि के इस वक्र से।
अब देखिए सर, तीसरी पंक्ति में आता है अवेयरनेस कि अगर करना हो प्रकृति व मानव जाति का कल्याण, अगर करना हो प्रकृति व मानव जाति का कल्याण, तो हृदय की पवित्रता और विचारों की शुद्धता का रहे ध्यान। तो हृदय की पवित्रता और विचारों की शुद्धता का रहे ध्यान, यानी अवेयरनेस पे है सर ये। नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है सर, नमस्ते। हाँ, ये विचार जो आपने बड़ा अच्छा है। ये क्रिश्चियन स्क्रिप्चर में लाया गया है कि हिज विल बी डन, बट हिज विल कैन बी डन ओनली बाय मैन। हिज माने गॉड विल। जी, तो ये विचार बहुत अच्छा है आपका, और बहुत अच्छी पंक्ति बनाई है। हाँ, सुषमा जी कुछ कह रही थी? थैंक यू। सुषमा जी। नमस्कार, नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। आपका व्याख्यान बहुत सारगर्भित था और बहुत स्पष्ट था, बहुत हम लोग लाभान्वित हुए। एक बात जो अभी राजीव माथुर जी ने कही कि हमारे जो ये हिंसा है, जो डर है, एंजाइटी है, वो इसी लाइफ की नहीं रहती, पास्ट लाइफ की रहती है। तो जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है कि जो पास्ट लाइफ में हम कभी आदि मानव थे, कभी गुफाओं में रहते थे, हमको कभी किसी ने सांप ने नहीं काटा, लेकिन चूंकि हम उन जानवरों से के बीच में रहते थे, घिरे रहते थे, और उनसे हम प्रभावित हुए, तो वो थॉट भी हम कैरी करते हैं, वो फियर भी हम इंस्टिंक्ट के रूप में कैरी करते हैं। लेकिन जो हमारी इंस्टिंक्ट होती है वायलेंस की, जो हमारी फियर की, तो वो कभी कभी उसका पॉजिटिव जो एस्पेक्ट भी होता है, क्योंकि यदि हमारे पास वो हिंसा ना हो तो हम अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि हमारे पास, ये उन्होंने जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है, लेकिन वो एक बैलेंस रूप में होनी चाहिए। यदि हमारे पास, जैसे अभी शिंदे जी ने कहा, एंजाइटी ना हो हेल्थ के लिए, तो हम उसके लिए केयरफुल नहीं रहेंगे। तो कई हम उसको, वो हमारी मूल प्रवृत्ति होती है, हम इंस्टिंक्ट के रूप में लेके उसको पैदा होते हैं। लेकिन ये बात तो अलग हो गई। लेकिन ये भी एक साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि 5 साल तक बच्चों को ना डांटना चाहिए, ना डराना चाहिए, ना उनके आगे पेरेंट्स को झगड़ा करना चाहिए, क्योंकि उनकी मनोभाव इतने कोमल होते हैं कि वो एज इट इज ले लेते हैं, उनमें लॉजिक नहीं होती, और वो बाद में आके वो बच्चे जो है वो साइकिक केस बनते हैं, और जिसके लिए आपने बताया कि उसका कैसे समाधान करना चाहिए। तो जब ये पेरेंट्स जो है, न्यूली मैरिड पेरेंट्स सब ये सुनेंगे, तो उनको लगेगा कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि सारा उसका चरित्र, सारा उसकी पर्सनैलिटी उसी से बनती है। और कल एक बात आपने कंडीशन माइंड के विषय में कही थी, तो मैं कल से सोच रही हूँ, और मैंने एक ट्रांसलेशन भी करा था अध्यात्म ज्योति में, कि रिजेंटमेंट इज पॉइजनस अंडर करंट। तो मुझे ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये रिजेंटमेंट है, ये, या जो कंडीशन माइंड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा कंडीशन माइंड होते हैं, उनके पास लॉजिक होती है, वो जल्दी वो एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को, बनिस्बत उसके जो बिना पढ़े लिखे होते हैं। तो क्या ऐसी बात है? मैं आपसे ये प्रश्न, मेरी जिज्ञासा है। मुझे लगता है जब किसी पढ़े लिखे लोग से बात करो तो इनके इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होती हैं कि हम उनको काट नहीं सकते। अब हम, लेकिन जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, क्या ऐसी बात है? बस मेरा प्रश्न है आपसे। बिल्कुल ये सही आजकल समाज में है कि हर एक समाज में है, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, उसमें जो सो कॉल धर्मांता कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल, हाई डिग्री है उनके पास, बट दैट मीन्स राइट एजुकेशन। वही कहा गया जो पहले में जो एजुकेशन है वो राइट नहीं है, खाली हम एक डिग्री ले रहे हैं और सब्जेक्ट में प्रांगता डाल रहे हैं, लेकिन जो लाइफ लिविंग का जो टेक्निक है वो नहीं सीख रहे हैं। तो ये इसलिए विसंगति आ रही है, और इसलिए दोनों में जो एजुकेशनिस्ट है, कृष्णमूर्ति हैं, गांधी, इसी पर विचार किया, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक समझ में नहीं आ पाया है। एंड जब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक ये मुश्किल समस्या रहेगी कि हम इंटेलिजेंट तो हो जाएंगे, डिग्री हो जाएगी, लेकिन हमारे माइंड उसी में चिपका रहेगा। और ये आप देख सकते हैं, इनफैक्ट जो करप्शन है इसमें भी देखा गया, जो हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में थे, तो ये पाया गया जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा करप्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, बल्कि करप्शन में बिकॉज उनको टेक्निक है, कुछ से कैसे बाहर निकलना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे करना है। जो बिना पढ़ा लिखा बेचारा है वो बल्कि ऑनेस्ट रहता है कंपैरेटिवली, बट नॉट एवरीबॉडी, बट ये देखा गया है। बट दैट मीन्स पढ़ाई लिखाई का जो हो रहा है तरीका गलत है, नॉट ओनली पढ़ना। जी, थैंक यू पांडे जी। हाँ, जो बेबी बच्चों का बताया वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट इस किताब में भी ने एक जिक्र किया है
एक फीडिंग बेबी, एक माँ अपने बच्चे को फीड कर रही थी, ब्रेस्ट फीडिंग। उसी समय उसके हस्बैंड से झगड़ा होना शुरू हुआ और काफी आपे में आ गई, कुछ होने लगी। तो कह रहे हैं वो बेबी की जो फीड कर रही उसका रंग नीला पड़ गया एंड दैट बेबी बिकेम वेरी सीरियस, ऑलमोस्ट डेथ नजदीक पहुंच गया था। तो ये कंक्लूड किया गया है कि उस समय जो वो लेडी थी अपने हस्बैंड से इतने झगड़ा करने लगी और उसका माइंड इमोशनल इतना डिस्टर्ब हो गया, वो फीडिंग बेबी पर फर्क पड़ा। जी जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। हाँ वसुमती जी, हाँ सर, कल और आज का भी आपका जो व्याख्यान था वो खास तौर से जो इमोशनल और मेंटल जो हमारी डेप्थ में नॉट्स हैं उनको खोलने के लिए जो आपने बताया वो बहुत समझ में आया। और एक इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है, जैसा कि अभी सुषमा जी ने कहा कि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा लॉजिक के साथ करप्शन या कोई गलत काम करते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने श्रद्धेय स्वामी आनंद जी से एक बार ये कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं लॉ कर लूं, क्योंकि मुझे इतनी जांचें करनी पड़ती थी कि मुझे लगा कि मैं लॉ कर लूं तो बड़ा अच्छा होगा। तो उन्होंने एकदम कहा कि अच्छा, कानून पढ़कर कानून तोड़ने के लिए कानून पढ़कर कानून तोड़ने के लिए। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा ओहो, हम जितना ज्यादा जानकारी किसी फील्ड की लेते जाते हैं हम उसमें बचाव के उतने ही तरीके भी सीखते जाते हैं। yes. तो ये बात समझ में आ रही थी, तो बहुत अच्छा लगा आपको आज का। चलिए, इवन आध्यात्मिकता में हमारे महात्मा लेटर में लिखे हैं कि जितने सुपाल आध्यात्मिक सेंट घूम रहे हैं मोस्टली डिवीजन में है, मोस्टली अपना नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं, गलत विचार फैला के। हर एक चीज में, हर एक चीज में। चलिए, हर एक चीज। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तो बाकी हम लोग, तनुजा जी आप अनाउंस करें कल का प्रोग्राम। जी, कल हम, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरह से आज अपने इमोशंस और उसके बारे में सुना, आपके विचारों से लाभ उठाया। कल इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पांडे जी 3:30 पर कल हमारी ये सभा शुरू होगी, तो 3:30 बजे, जिसमें आधा घंटा शुरू का 3:30 to 4 मेडिटेशन होगी, ग्रुप मेडिटेशन। उसके बाद 4 से 6 ऐसे ही प्रोग्राम जो हुआ है 2 दिन वैसे ही होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि 10 मिनट पहले 3:20 तक जुड़ें, क्योंकि 3:30 से 4 बजे के बीच में फिर जोड़ना शायद संभव नहीं होगा, इसलिए जो 3:30 तक नहीं जुड़ पाए वो फिर 4 बजे ही जोड़े जा सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 3:20 या 25 तक अवश्य जुड़ जाएं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू जी। अब माथुर जी कुछ कहना चाहेंगे? क्लोजिंग प्रेयर करें। बस बहुत अच्छा आपने जो है सार गर्भित हम सब लोगों को कल से और आज तक बहुत अच्छा बताया सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और प्रैक्टिकल करके बताया। अब कल हम लोग मेडिटेशन के लिए जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग प्रेयर करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।